नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आईएएस फ्रॉम होम नामक इस नई पहल में। मैं हूं अरविंद कुमार लोधी और आप लोग देख रहे हैं हमारा पहला कोर्स आईएएस बिगनर्स। ये हमारे कोर्स का 10वां लेक्चर है जिसमें हम निबंध के पेपर को डिस्कस करेंगे। और न केवल पेपर को डिस्कस करेंगे बल्कि निबंध क्या होता है, इसे कैसे लिखा जा सकता है, कैसे हम अच्छे निबंध की राइटिंग को डेवलप कर सकते हैं और अन्य जितनी भी चीज़ें निबंध के पेपर से रिलेटेड हैं सबका डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो जिन लोगों की अभी तक शिकायत रह रही थी कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही है, बस एनालिसिस चल रहा है इस चैनल पे, तो आज आप लोग ये भी देख सकेंगे कि जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, सो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि मेन एग्जामिनेशन को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं और जो जीएस के चारों पेपर थे उनको भी डिस्कस कर चुके हैं लंबे लंबे वीडियोज़ में। आज हमारी बारी है निबंध की और निबंध के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, जितना हो सकता है। फिर अगला रहेगा हमारा जो क्वालिफाइंग 2 पेपर्स रहते हैं ना, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फिर हमारा ये मेंस वाला जो पूरा चैप्टर है ख़त्म होगा, फिर हम प्रीलिम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो ये हमारे कोर्स की टाइमलाइन है जिसको आप लेसन फर्स्ट में देख सकते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि यदि आपको इस सीरीज़ को समझना है कि यहाँ चल क्या रहा है तो इसके लिए आप इस कोर्स का पहला लेक्चर जाके देख लें। ठीक है, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि ये कोर्स क्यों बना है, किस लिए है, किसके लिए यूज़फुल वगैरह ये सब कुछ। एक बार ज़रा ये देख लेते कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था। तो पिछले में जो जीएस हमने 4th का पेपर पढ़ा था एथिक्स वाला, उसमें पेपर का स्ट्रक्चर समझा था, सिलेबस देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था, कुछ केस स्टडीज़ वगैरह भी देखा था, अप्रोच और स्ट्रेटजी पे बात करी थी और रिसोर्सेज मैंने आपको बताए थे। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मुझे थोड़ा रिपीट करना पड़ता है, जो पुराने व्यूअर्स हैं हमारे वो क्षमा करेंगे मुझे इस बार बार रिपीट करने के लिए। सो अब इस वीडियो में हम लोग को क्या करना है थोड़ा उसको देख लो। तो जो बिगिनर्स, ये कोर्स का नाम है, कायदे से ये वीडियो बिगिनर्स से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाता है। ठीक है, यानी जिनको बिल्कुल समझ लो कि कल ही मान लो निबंध का पेपर देना है, जो कि नहीं देना है क्योंकि अभी मेंस एग्ज़ाम अभी हुए हैं 2024 के। 25 में भी जिनको मतलब बिल्कुल जस्ट जिनको पेपर देना है उन लोग के लिए भी ये वीडियो द मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऐसे पेपर, कि ऐसे पेपर क्या है और किस तरीके से होता है, क्या डिज़ाइन की जाती है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या होता है। इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगा कि हाँ कैसे टॉपिक्स वगैरह आते हैं। ये बिगनर्स के लिए, ठीक है, जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि पेपर कैसे होता है। फिर एडवांस वालों के लिए जो काम आएगा वो है व्हाट इज़ एन ऐसे, निबंध क्या होता है, फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ऐसे सबको पता है कि इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेन बॉडी होती है और फिर कंक्लूजन होता है, लेकिन हम इनके अंदर तक घुस के समझेंगे उसको आज। ठीक है, इसके बाद फिर जो आगे डिस्कस करेंगे द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग, कि ये कला कैसे विकसित करें। ठीक है, ऐसे तो पता है कि सब कुछ मैथमेटिकल तरीके से नहीं चल सकता। ये समझने के बाद फिर हम अप्रोच देखेंगे कि हमें चूँकि यह पेपर देना है अल्टीमेटली, ठीक है, तो अप्रोच क्या रहनी चाहिए पढ़ाई करने के दौरान, फिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या रणनीति से हमें आगे बढ़ना है, और लास्ट में फिर मैं आपको एक आध बुक है इसके लिए तो वो बता दूंगा। ठीक है, सो फिर आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ऐसे पेपर, जिसमें हम 2 बातों को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर पेपर का और टॉपर्स के स्कोर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को ही डिस्कस कर लेते हैं, प्रश्न पत्र की संरचना, कंपोजिशन ऑफ द पेपर। तो हमारा जो ऐसे का पेपर होता है वो बाकी जीएस के पेपर के जैसे 250 अंकों का होता है और इसमें टोटल 2 खंड होते हैं पेपर में। पहले एक ही होता था और एक ही निबंध आपको लिखना रहता था, लेकिन अब क्या होता है 2 खंड रहते हैं और उन दोनों खंडों में आपको कुछ अलग अलग टाइप के निबंध दिए जाते हैं। जो पहला खंड रहता है आपका सेक्शन ए या खंड आ जिसको हम कहते हैं, उसमें किसी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे आपको निबंध लिखना रहता है 1000 से 1200 शब्दों में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त विषय क्या होता है, ऐसा विषय जिसका इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है, जिसमें आपको ना थोड़ा आसमान की तरफ मुंडी करके सोचना हो, जैसे कि ईश्वर क्या है, जगत क्या है, इत्यादि टाइप का कुछ। ठीक है ना, तो ऐसे विषय जिनको आप बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसके बाद जो सेकंड हमारा पार्ट होता है उसमें जनरली जो टॉपिक्स आते हैं वो किसी समसामयिक मुद्दे पर या कुछ ऐसी घटनाएं चल रही हैं या कुछ ऐसा हमारे सामने अभी है विश्व के सामने, तो उस पे आधारित कोई क्वेश्चन बन सकता है। जैसे फिलहाल अभी युद्धों का वातावरण है चारों तरफ, तो उस पे आधारित कोई विषय आपको दिया जाएगा जिस पे आपको वही 1000 से 1200 शब्दों में राइटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो पेपर में कितने खंड होते हैं, 2, खंड ए और खंड बी।
हर एक खंड में आपको 4 टॉपिक रहते हैं जनरली, उसमें से कोई एक चुनना रहता है। तो सेक्शन ए में 4 टॉपिक, उसमें से कोई एक चुनना है। सेक्शन बी में भी 4 टॉपिक, उसमें से कोई एक चुनना है, और 2 निबंध आपको लिखने हैं, ठीक है। तो 250 में से आप ये मान के चलो कि 125 अंकों के 125 अंकों के आपके 2 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे इस पेपर के लिए, ठीक बात। इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा कि टॉपर्स का कैसा प्रदर्शन रहता है। इसमें आपको एक ना अद्भुत आंकड़ा मिलने वाला है अभी यहाँ पे। सो फिलहाल 2023 और 24 वाले टॉपर्स को देख लो आप। तो जो पहली, दूसरी और तीसरी रैंक जिनको मिली थी, नाम आपको याद है, आदित्य श्रीवास्तव, अनिमेष प्रधान, अनन्या रेड्डी, उन लोगों को टोटल 250 में से मिले हैं। पहली रैंक आदित्य श्रीवास्तव को मिले 117, फिर अनिमेष प्रधान को 133, उनसे ज़्यादा हैं। फिर अनन्या रेड्डी को भी उनसे ज़्यादा हैं, 136 मिले उनको। इसके बाद 2022 और 23 का देख लेते हैं। उसमें इशिता किशोर टॉपर हैं, उनको 137 मिले थे। इसमें गरिमा लोहिया को 131 मिले थे और उमा हारथी को 119 मिले थे, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे 130 120 के आसपास आंकड़ा इनका बैठ रहा है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले हैं ये सब के सब, रैंक 1 2 एंड 3, ठीक है। इसके बाद 2021-22 के और देख लो, ये भी इंग्लिश मीडियम वाले, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ रैंक वाले हैं। थर्ड रैंक गामिनी सिंगला की, वो आपको पता है कि उनका डेटा अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो श्रुति शर्मा जिनका पहला रैंक था 132, ये भी आप देख रहे हो 3 के आसपास, 130 के आसपास ठहर रहा है स्कोर। फिर 129, ये भी 130 के आसपास है, और ये तो 130 है बिल्कुल राउंड फिगर में। सो ये है रहा अंग्रेजी माध्यम वालों का परफॉर्मेंस। अब हिंदी वालों का आप देखोगे ना तो चौंक जाओगे। देखो हिंदी माध्यम में टॉपर्स के नाम तो आपको याद हो ही गए होंगे। जो निशांत जैन हैं, जिनकी रैंक 13 आई थी 2014 में, उनको मिले थे 160। ह्यूमंगस स्कोर है ये, ठीक है। कहाँ 130 के आसपास अभी आंकड़ा जा रहा था किसी का 117 120, यहाँ 160 मिले इनको। और ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत अलग से ऐसा कुछ हो गया कि नहीं चलो अपवाद स्वरूप मिल गए, ठीक है, नहीं। रवि कुमार सिहाग को भी 143 आप देख रहे हो, ठीक है, 150 के आसपास का आंकड़ा है ये। और यहाँ गंगा सिंह को भी 157, मोर देन 150। इसके बाद फिर जो और हिंदी मीडियम के कुछ 3 और टॉपर हैं, 66 रैंक, 104 रैंक और 105 रैंक, ठीक है। कृतिका मिश्रा, प्रहलाद नारायण शर्मा और दिव्या तनवर, इनके भी स्कोर आप देख लो 132, ये तो इंग्लिश जैसे हैं। इसके बाद प्रहलाद नारायण शर्मा को 115 और फिर यहाँ पे 141 दिव्या तनवर को। मतलब यदि ये 115 छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति हिंदी माध्यम में 130 के नीचे तो नहीं मिला हमें, और कुछ मिले हैं जो 140 150 160 तक पहुँचे, ठीक है। सो हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत प्लस पॉइंट रहने वाला है। इसको हल्के में नहीं लेना, लेकिन पेपर को थोड़ी सी मेहनत करना है इस पर, ठीक है। आप थोड़ा चलते हैं, हम सिलेबस को एनालिसिस करते हैं कि यूपीएससी क्या कहता है कि क्या पूछेगा वो निबंध में, ठीक है। तो वैसे इसका कोई निश्चित सिलेबस नहीं है, यूपीएससी सिर्फ एक लाइन लिख के देता है। उम्मीदवारों को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। विविध विषय मतलब कुछ भी आपको दिया जा सकता है, अलग अलग मुद्दों पर आधारित। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें, मतलब इधर उधर ना भटकें। अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें। सुनियोजित का मतलब क्या होता है कि आप के दिमाग में पहले से योजना रहनी चाहिए कि आप किस तरीके से चीज़ों को रखने वाले हैं, ठीक है। सुनियोजित यानी वेल प्लान्ड, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें इंग्लिश में दूसरा लिखा है, ऑर्डरली फैशन लिखा है उसमें, ठीक है। फिर अगला लिखा है संक्षेप में लिखें। फिर आगे लिखा है प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। देखो डंके की चोट पे बोल रहा है यूपीएससी कि हम अंक कब देंगे आपको, जब आपकी जो अभिव्यक्ति होगी ना, अभिव्यक्ति माने होता है एक्सप्रेशन, ध्यान रखना ये अभिव्यक्ति शब्द अभी आने वाला है एक जगह और। तो प्रभावी होगी यानी इफेक्टिव होगी और सटीक होगी तो आपको अंक मिलेंगे। इंग्लिश में भी देख लो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। मल्टीपल टॉपिक्स मतलब विविध विषय। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट, इसका मतलब विषय पर ही केंद्रित रहें, क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। टू अरेंज देयर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को अरेंज करें यानी व्यवस्थित करें इन ऑर्डरली फैशन। ऑर्डरली फैशन मतलब सुनियोजित रूप से। इसके बाद है एंड टू राइट कंसाइजली। कंसाइजली माने संक्षिप्त रूप से, ये लिखा संक्षेप में। इसके बाद है क्रेडिट विल बी गिवन, यहाँ लिखा जा सकता था मार्क्स विल बी गिवन, उससे बेहतर है कि क्रेडिट। मार्क्स अल्टीमेटली क्या है, एक प्रकार का क्रेडिट है। तो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। एग्जैक्ट का मतलब जो
पूछा है वही चाहिए, जो कहना चाहते हो बिल्कुल आपने वही लिखा है, उसको कहते हैं एग्जैक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं सटीक। समझ गए ना? जैसे निशाना सटीक लगता है, इसका क्या मतलब है कि जरा भी इधर उधर नहीं हुआ, बिल्कुल सटीक बैठा, जहां मारा वहीं लगा। समझ गए? तो अभी मैं डिटेल से समझाऊंगा, ये तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर समझो आप, अभी जाएंगे फिर पूरा देखेंगे अपन इसको। फिलहाल थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि आपने जो अभी तक पढ़ा उसमें टोटल 4 बातें। पहली बात है कि आप विषय पर ही केंद्रित रहें, क्लोजली टू द सब्जेक्ट। दूसरी बात है विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें, कहने का मतलब इधर उधर ना करें, ऊपर की बात नीचे ना लिखें, जो पहले बोलना चाहिए था वो पहले बोलें, जो बाद में बोलना चाहिए वो बाद में बोलें, ठीक है ना, ऑर्डरली फैशन। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे जो आपको मिलेगा कि संक्षेप में लिखें, मतलब कंसाइज वे में लिखें आप, मतलब एक छोटी सी जानकारी के लिए आपको बड़ा सा बिल्डअप देने की ज़रूरत नहीं है, जो कहना है सीधा बोलें। इसके बाद है प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति, ठीक है, तो प्रभावी यानी इफेक्टिव और सटीक मतलब एग्जैक्ट। तो इनको अभी और डिटेल से हम चर्चा करेंगे। ये 4 बातें बोली हैं यूपीएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके निबंध की जांच की जाएगी ना, तो इन सभी मापदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। सो ये तो यूपीएससी बोल रहा है, टोटल 4, मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल 7। अगर आप उन 7 बातों को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं और अपने निबंध पर अप्लाई करते हैं, तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपका अच्छा निबंध लिखने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन पेपर्स को। सो यहाँ पे हम लोग 3 सालों के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, 2024 का, 2023 का और 2022 का, ठीक है। अभी जो नया एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, उसका पेपर सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 घंटे का समय है आपके पास और 250 अंक हैं, समझ गए, 125 दोनों निबंधों के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं पेपर में खंड का। यहाँ पे आप देखो आपको निर्देश लिखा हुआ है कि निम्नलिखित खंड ए और बी प्रत्येक में से एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखिए। एक विषय चुनो और मतलब एक सेक्शन ए से चुनो, एक बी से चुनो, और आपको टोटल 2 निबंध लिखने हैं, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में होना चाहिए। और इसमें आपको ये दिए हैं 125 × 2 यानी कि 250 अंक, ठीक है। पूरे निबंध का यहीं पे सब कुछ सार दे दिया कि क्या करना है। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है खंड ए। खंड ए में जनरली आपको वो एब्स्ट्रैक्ट निबंध मिलेंगे, मैंने आपको अभी बताया था जब मैं स्ट्रक्चर समझा रहा था आपको, कि कुछ अमूर्त टाइप के विषय, ठीक है। देखो, पहला आपका निबंध का टॉपिक है जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। जंगल सभ्यताओं के पहले आते हैं, कहने का मतलब है जब आदि मानव वाला समाज था ना, तो उस टाइम पे जंगलों में ही रहते थे मनुष्य। धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास हुआ और अब विकास कुछ ऐसा हो गया कि बंजर जो ज़मीन है वो बंजर होने लगी, वृक्ष हैं वो काटे जा रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या है, रेगिस्तान हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको विषय समझ में आना चाहिए। फिर दूसरा टॉपिक हमारा भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। अब इसमें ना अलग अलग कैंडिडेट्स इसका अलग अलग मतलब निकालेंगे और वो अलग अलग तरीके से निबंध लिखेंगे। किसी भी टॉपिक पे जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक जैसा निबंध लिखें, और कम से कम ये सेक्शन ए वाले में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, कहने का मतलब है द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ माइंड। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि माइंड का कुछ लोग मतलब निकालेंगे कि हाँ टेक्नोलॉजी का विकास होगा, या फिर और नए नए शोध होंगे। तो जब नए नए शोध होंगे तो लोग फिर अपने शोध का उपयोग फिर बड़े बड़े हथियार और सेनाओं का या फिर टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे, तो अपने साम्राज्य को फैलाएंगे। इस तरीके से कुछ लोग दिमाग लगाएंगे। लेकिन कुछ लोग इस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं कि आज के युग में आप देख रहे हो कि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो माइंड है ना, लोगों के मस्तिष्क हैं, उन सभी के मस्तिष्क पे अपनी सोच थोपने का काम कर रहे हैं। बात समझ में आई? कहने का मतलब यहाँ पे कोई एक इन्फ्लुएंसर है, कोई सेलिब्रिटी है या कोई नेता है या कुछ है, वो चाहता है कि लोग मेरे हिसाब से सोचें, तो वो अपनी बुक पब्लिश करवाएगा, अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह देगा, या फिर कुछ और ऐसा करेगा, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाएगा, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, तो वो अपने हिसाब से लोगों का ना दिमाग अपने पक्ष में करना चाहते। कुल मिला के वो एक प्रकार से अपने पक्ष में बहुमत या जनमत तैयार करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब जिसके पक्ष में जितने ज़्यादा लोग या जितने ज़्यादा माइंड, उसका साम्राज्य उतना बड़ा। तो बात समझ गए, ये एक अलग ही टॉपिक हो गया, ये पॉलिटिकल टॉपिक हो गया।
और वो अभी जो मैंने बताया था वो साइंस का टॉपिक हो गया। यानी एक ही विषय पे आप दो अलग अलग दिशाओं में निबंध लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हो। इसके बाद तीसरा टॉपिक, अभी ध्यान रखना मैं निबंध लिखवाने नहीं जा रहा हूँ, पर आपको एक सूचना दे देता हूँ कि जब हम निबंध वगैरह की तैयारी करेंगे ना, तो मैं हर एक आध हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिस पर मैं एक टॉपिक पे पूरा निबंध आपको बताऊंगा कि कैसे तैयार होता है। प्लस जो मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स होंगे उनसे मैं एक निबंध लिखवाऊंगा, और वो ऑनलाइन आपके सामने, जैसे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, और ये पेपर में चला रहा हूँ आपके सामने, तो ऐसे मैं स्टूडेंट्स के निबंध लिखवाऊंगा, PDF में बुलवाऊंगा अपने पास, और आपके सामने चेक करके बताऊंगा कि देखो बच्चे ने इधर गलती करी, इसको ये लिखना चाहिए था, इसको ऊपर करना था, इसको नीचे करना था, इसके बदले ये शब्द ज़्यादा बेहतर होता। ऐसे करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये भविष्य की बात है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ हो नहीं सकता। सो फिलहाल मैं आपको इस टाइटल के अर्थ बस समझा रहा हूँ सभी का, ठीक है ना। सो 2 के मैंने समझा दिए, तीसरे को समझे जरा। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। अब कहोगे दिमाग का फ्यूज उड़ गया हमारा, क्या करें। देखो यहाँ 2 बातें हैं, यहाँ एक मंजिल है और एक मंजिल तक जाने का रास्ता है। सो पहले ये बोला गया है कि ये जो प्रसन्नता है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं मंजिल है आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो प्रसन्नता का कोई ऐसा मार्ग नहीं है। जो प्रसन्नता है ना, वही अपने आप में एक मार्ग है। हैप्पीनेस इज़ द पाथ, हैप्पीनेस ही जो है वो पाथ है, यानी कि रास्ता है, ठीक है ना। अब बाकी आप अपने अलग अलग दिशा में सोचते रहना, क्या क्या आप और सोच सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा यदि आप इस पर अपने नए विचार, अपने दिमाग को थोड़ी सी एक्सरसाइज देंगे तो। चौथा टॉपिक हमारा, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। इसको आप कैसे तोड़ोगे? पहले आप समझो कि सिपाही क्या होता है। सिपाही मतलब होता है किसी चीज़ की रक्षा करने वाला, ठीक बात। तो विज्ञान का सच्चा सिपाही, अब विज्ञान का सच्चा सिपाही कौन होगा? विज्ञान किस चीज़ की डिमांड करता है? विज्ञान तर्क की डिमांड करता है, रीजन की डिमांड करता है, और उसके लिए आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आने चाहिए, कुछ डाउट वगैरह आने चाहिए, ठीक है ना। जैसे किसी ने आपको कुछ बताया कि ऐसा होता है, तो यदि आप उस पर डाउट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको लॉजिक चाहिए, ठीक है ना, कि इसको तर्क दो या इसको सिद्ध करो। तो उसके लिए आपके दिमाग में प्रश्न आएगा। तो कहने का मतलब जो प्रश्न जो व्यक्ति पूछता है वही सचमुच विज्ञान की रक्षा करता है, ठीक है ना। विज्ञान ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया हमने मान लिया, नहीं। अगर आप कह रहे हो कि सेब ऊपर से नीचे गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है, तो ठीक है, आप एक बार सेब को गिरा के देखो या फिर हमें गिरा के दिखाओ, ठीक है ना बात। तो कुल मिला के साइंस जो है ना, यहाँ पे मैं आपको सीधी यदि भाषा में बात करूँ तो साइंस जो है वो थ्योरी की चीज़ नहीं है, वो प्रैक्टिकल की चीज़ है। कहने का मतलब ये है। और जो व्यक्ति प्रैक्टिकल की डिमांड करता है वही साइंस का सच्चा सिपाही है, विज्ञान का सच्चा सिपाही है, ठीक ना बात। अब यहाँ पे देखो ये सिपाही लिखा है, लेकिन यहाँ कहीं सोल्जर वगैरह नहीं लिखा, यहाँ ट्रू मैन लिखा है, सच्चा आदमी। तो थोड़ा सा ये ट्रांसलेशन वगैरह देख लेना। UPSC कहता है कि हम इंग्लिश वाले को सही मानेंगे भाई, हिंदी वाले को प्राथमिकता नहीं देंगे। जहाँ भी ट्रांसलेशन में अंतर होगा वहाँ पे इंग्लिश वाले को तवज्जो दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक। तो ये हमारा सेक्शन A था। आपको कि बड़े अजीब व गरीब से टॉपिक हैं, शुरू में ऐसा लग सकता है, बाकी बहुत ही सुंदर टॉपिक हैं, ठीक है। सो ये सेक्शन A था। अब जरा देखो सेक्शन B में किस तरीके के टॉपिक मिलते हैं। सेक्शन B यानी खंड 2, सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया मतलब आज के समाज में जो चल रहा है उस पर आधारित ये विषय है। अभी तो हवाई विषय थे, अब थोड़ा ज़मीनी स्तर के विषय आ गए। सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद यानी कि डिप्रेशन और अकेलापन यानी कि लोनलीनेस बढ़ रही है, ठीक है ना बात। तो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के बारे में निबंध लिखना है, और इस बात को ध्यान में रखना है कि छूटने का डर प्लस अवसाद और अकेलापन, और किन में? युवाओं में। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड तोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया हो गया, युवा हो गया, छूटने का डर हो गया, युवाओं में अवसाद हो गया, अकेलापन हो गया। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को आप लेते हो, फिर उनके ऊपर विचार करते हो, तब आपका निबंध आपके दिमाग में तैयार होता है। अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक कहता है लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। मतलब किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो लगभग सभी लोग उसका सामना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए, यानी उसके कैरेक्टर को जज करने के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखो, उसको पावर दे के देखो आप, तो आपको समझ आ जाएगा कि व्यक्ति वास्तव में
अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो आपने वो सुना होगा कि जब तक व्यक्ति के ऊपर कोई मुसीबत रहती है तब तक वो हाँ जी करता है, हाथ जोड़ता है, विनम्र रहता है सब कुछ, और एक बार जैसी मुसीबत टली तो व्यक्ति अपनी औकात दिखा देता है। मतलब सामान्य शब्दों में ये कहें तो, वैसे ये औकात शब्द सामान्य शब्द नहीं है, क्षमा चाहूँगा इसके लिए, लेकिन मुझे समझाना था ये कि वास्तव में टॉपिक क्या कह रहा है, तो इसलिए मैंने प्रयोग कर दिया। ये 6वां टॉपिक हो गया हमारा। 7वें टॉपिक पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। और ये भी थोड़ा सा सेक्शन ए टाइप का है, ठीक है। जो व्यापक परिणाम जिन चीज़ों का होता है, जिन थॉट्स का, वो जनरल थॉट ही होते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने से क्या होता है, कई बार बड़े भयंकर परिणाम उनके निकलते हैं। अब भयंकर भी निकल सकते हैं, कुछ अच्छे भी निकल सकते हैं। तो ऑल आइडियाज़ हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। जैसे क्या, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी आप उतना ही प्राप्त कर सकेंगे। आइडिया बहुत छोटा सा है, यानी कि जो विचार है वो बड़ा सिंपल है कि आप जितना सोचेंगे उतना ही आपको प्राप्त होगा। लेकिन आप कल्पना करके देखो कि कोई व्यक्ति एक बार को जो बिल्कुल कमज़ोर है, इस निचले तल पर है, और कई बार वो बड़ा भयंकर सा सोच ले कि मुझे पूरी पृथ्वी पर राज करना है। सोचो आप, तो क्या इस छोटे से आइडिया का बड़ा भयंकर सा परिणाम नहीं हो सकता? वो उसके लिए काम करेगा और फिर ये सारी चीज़ें होंगी। तो बात समझ आ गई। व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। इसके बाद अब 8वें को डिस्कस कर लेते हैं। गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। इंग्लिश देख लो, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। मतलब आप कुछ नहीं करते हो उसकी कीमत ज़्यादा है, और आपसे कुछ गलत हो जाए उसकी कीमत कम है। कहने का मतलब कुछ नहीं करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन यदि आप कुछ करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो बनी रहेगी ना कि अगली बार सही होगा। सो ये थे 2024 के हमारे निबंध। इसके बाद 2023 पे चलते हैं। और 2023 में ये बाकी चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ के बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2023 का पेपर है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सब कुछ सेम है, बिल्कुल नियम कानून सब वही हैं। सेक्शन ए में देखते हैं। पहला टॉपिक है, चिंतन एक तरह का खेल है। थिंकिंग इज लाइक अ गेम। यह तब तक आप प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। तो कहने का मतलब है, जब आपके पास सामने कुछ रहेगा ना, आप कुछ सोचते हो, अब सामने वाला उससे कुछ उल्टा करता है, ये सामने आप कुछ और देखते हो, आप जो सोचते हो वो आपके सामने की चीज़ आपके विचारों से मैच नहीं करती, तब आप क्या करते हो, आप सोचना शुरू करते हो। फिर क्या करते हो, अपनी सोच से, अपने तर्कों से, अपने विचारों से आप इस सामने वाले को हराने की कोशिश करते हो, अपने आप को ऊंचा या श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हो, और सामने वाले को नीचा सिद्ध करने की आप कोशिश करते हो, कुल मिला के हराने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब चिंतन तभी प्रारंभ होता है जब सामने कोई विपक्षी पार्टी हो। आ गया आपको विषय समझ में। इसके बाद दूसरा, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। इंट्यूशन मतलब जो हमारे अंदर से कुछ निकलता है ना, भावनाएं कि यार ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है, या मेरी गट्स फीलिंग ये बोल रही है, उसको अंतर्ज्ञान कहते हैं। अब उसी अंतर्ज्ञान में जब आप लॉजिक लगाते हो, मतलब अंतर्ज्ञान आपका भावनाओं पे आधारित नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ तर्क होना चाहिए, उसमें कुछ ठोस वजन होना चाहिए, तभी जाके आप ऐसे निर्णय ले सकते हो जो दूर तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ठीक है ना। सो ये था आपका दूसरा वाला टॉपिक। इसके बाद तीसरा, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ ही जाता है। ठीक है, अब इस पे आप सोचना, मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, बताने को मैं दुनिया भर का बता सकता हूँ, आप लोग भी सोच सकते हो अलग अलग, तो आप लोग इस पे विचार करना। ठीक है, इसके बाद चौथा है, रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती। रचनात्मकता किसको कहते हैं, क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी या रचनात्मकता क्या होती है, जो चीज़ पहले से मौजूद नहीं है उसका निर्माण करना, उसको कहते हैं रचनात्मकता। फॉर एग्जाम्पल, पहले मोबाइल नहीं था,
तो किसी के दिमाग में कुछ क्रिएटिव थॉट आया होगा कि यार ऐसे करके मोबाइल फ़ोन बन सकता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन आ गया। इसके बाद अब मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, एक बनी बनाई व्यवस्था हो गई। इसके बाद किसी के दिमाग में आया कि यार काश इसमें इंटरनेट चलता, तो ये भी एक क्रिएटिविटी हो गई, एक रचनात्मकता हो गई। तो ये क्रिएटिविटी कैसे उपजती है वो यहाँ पे ये टॉपिक बोल रहा है। वो कह रहा है कि क्रिएटिविटी की जो प्रेरणा है वो व्यक्ति को लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से मिलती है। लौकिकता में चमत्कार, लौकिकता मतलब जो चीज़ हमारे सामने है, जो दिख रही है, जो वास्तविकता है, उसमें हम कुछ ऐसा ढूंढें कि चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब अभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, काश आपके मोबाइल में से एक कुछ ऐसे कुछ अमृत वगैरह निकल आए और वो आपके हाथ में आ जाए। काश ऐसा हो जाए कि इस मोबाइल में मैं कुछ जंतर मंतर करूं और मेरे सामने बहुत अच्छी मेरी फेवरेट कोई डिश आ जाए कुछ खाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से जब आप बनी बनाई व्यवस्था में कुछ चमत्कार ढूंढने की कोशिश करते हो तब जन्म होता है क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता का। बात समझ में आ गई? इसमें पढ़ के बता दूं अंग्रेजी। इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल, मैजिकल यानी चमत्कारिक, ठीक है, इन द मंडेन, मंडेन मतलब लौकिकता, यानी लौकिक जो ये संसार है ना, ये लौकिक संसार है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जब आपका ज्ञान का दायरा बड़ा होगा ना तो फिर ये विषय आपको बिल्कुल ठीक वैसे ही समझ आ जाएंगे, बिल्कुल लॉलीपॉप जैसे। ठीक है, चलो सेक्शन बी पे चलते हैं। ये 2023 है ना, हाँ ये सेक्शन बी है 2023 का। इसके टॉपिक देखो आप, सेक्शन बी मतलब रोज़मर्रा की दिनचर्या से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, तो लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए हैं। आप कहोगे अरे वाह वाह वाह, दिल को छू लिया इस टॉपिक ने, है ना, कितने दिल की बात कर दी, अंदर की बात कर दी। हाँ, लड़कियों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बंधन हैं, बंदिश हैं, यही इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और लड़कों के ऊपर अपेक्षा के बोझ, कहने का मतलब तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, तुम इतना, ये सब तुम्हें जिम्मेदारियां उठानी है, ये करना वो करना। मरे जा रहे हैं सभी लड़के। ठीक है ना, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं ये यूपीएससी का। अब आप समझ रहे हो कि यूपीएससी का लेवल किस हद तक है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस, बॉयज विद डिमांड्स टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स। ये उसी का हिंदी का इंग्लिश है, आप समझ रहे होगे, बड़ा सिंपल है। इसके बाद छठवां टॉपिक है गणित ज्ञान का संगीत है। अब इधर थोड़ा ट्रांसलेशन का इशू है, समझना जरा। जो ज्ञान है ना उसके लिए ट्रांसलेशन रीजन दिया, और रीजन का मतलब होता है तर्क, लॉजिक, और वास्तव में ये रीजन ही सही है। ज्ञान तो इन्फॉर्मेशन वगैरह भी हो सकता है। मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, तो ये तो मैथ्स वाले ही समझ सकते हैं। मैं भी मैथ्स वाला हूँ, मैं समझता हूँ, और थोड़ी बहुत मैथ्स तो सभी ने पढ़ी होती है, और नहीं पढ़ी है जिसको नहीं पल्ले पड़ रहा है तो इसको हटा देना। आप लोग के लिए 4 टॉपिक हैं, कोई एक आप इसमें से चुन सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद 7वां टॉपिक, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। कितनी अच्छी बात लिखी है। कहने का मतलब है दान किसको चाहिए, गरीब लोगों को चाहिए। तो कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे। ये अमीरी गरीबी का अंतर क्यों होता है? क्योंकि उस समाज में न्याय नहीं किया गया लोगों के साथ। ठीक है, किसी को कम मिल पाया, किसी को ज़्यादा मिल गया, तो ये अन्याय हुआ। लेकिन यदि किसी समाज में अधिक न्याय होता है, मतलब असमानता वहाँ कम रहेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि वहाँ दान की कम आवश्यकता पड़ेगी। दान की कम आवश्यकता कहने का मतलब यहाँ पे गरीबी वहाँ पे कम होगी। अ सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस इज़ अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। ठीक है, चैरिटी मतलब वही दान, परोपकार इत्यादि। 8वां और अंतिम टॉपिक 2023 से, शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। कहने का मतलब आपने स्कूलों में पढ़ाई करी होगी, उसके बाद सब कुछ आपने एक एक लेसन पढ़े होंगे, उनके नोटबुक्स बनाई होंगी, क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे, याद करेंगे सब कुछ। क्या एग्जैक्ट आपको सब कुछ याद है? आप कहोगे नो। क्या आप सब कुछ भूल गए? आप कहोगे नो। तो जो आपको शेष याद रह गया वास्तव में वही एजुकेशन है। दिस इज द टॉपिक।
ऑन विच यू हैव टू राइट एन एसे, जिसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। सो ये 2023 के निबंध थे। अब मैं इतना ही समझा पा रहा हूँ भाई, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, और ज़्यादा समझाता हूँ फिर मुझे काट छाँट करनी पड़ती है। अब चलते हैं 2023 के बाद 22 के टॉपिक पे। यह है यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2022 का पेपर, और नियम कानून सब पहले जैसे हैं, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। हम सीधा चलते हैं सेक्शन ए। यहाँ पे पहला है, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। ये जनरली वही टॉपिक हैं जो सेक्शन बी में होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज़। अब यहाँ पे समझना, प्रतिमान माने मॉडल होता है, लेकिन यहाँ केस स्टडी बोला गया। सो आपको इंग्लिश वाले को थोड़ा क्या हर बार ही पढ़ना है, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ आएगा कि वास्तव में क्या कहना चाहता है टॉपिक। सो फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। अब एक्सीलेंस माने होता उत्कृष्टता, यहाँ पे समृद्धि बोला जा रहा है, जिसको ग्रोथ भी समझ सकते हैं लोग, तो ध्यान रखना है इस बात को। हिंदी मीडियम वालों के लिए विशेष मैं बोल रहा हूँ इस बात को। इसके बाद दूसरा है, कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। विधायक माने जो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेटर्स। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि कवियों को ऐसे कोई मान्यता नहीं मिली है कि भाई ठीक है आप विधायक हैं जैसे बाकी विधायक होते हैं, उसके बावजूद भी वो कानून बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? वो अपनी जो कविताएं लिखते हैं, तो कविताओं में कई बार वो कविताएं ऐसी होती हैं कि उनकी वो लोक प्रचलन में लोकोक्ति के तौर पे प्रयोग होने लगती हैं, और उसी के तरीके से समाज के आचरण वगैरह होने लगते हैं सब कुछ। तो वो इस तरीके से एक प्रकार का कानून का निर्माण कर ही देते हैं, ठीक है, जो कवि लोग होते हैं, पोएट वगैरह। सो ये यहाँ पे बोल रहा है। अब आपको देखना है कि कौन से कवि हैं, कुछ उदाहरण वगैरह आपको कलेक्ट करके और अपने मुद्दे को यहाँ पे सिद्ध करना है। इसके बाद अगला टॉपिक है, इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। उर्दू का प्रयोग किया गया इसमें। हिस्ट्री इज़ अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। रोमांटिक समझ गए, रूमानी यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है उसका, और सिलसिला मतलब होता है एक सीरीज, ठीक है। तो कहने का मतलब है वैज्ञानिक मनुष्य रोमांटिक मनुष्य के ऊपर विजय प्राप्त करता जाता है और उसका इतिहास बनता जाता है, ठीक है। पहले विज्ञान कम विकसित था, फिर विकसित हुआ और विकसित हुआ और विकसित होता ही जा रहा है, और पीछे पीछे हिस्ट्री क्रिएट होती जा रही, समझ गए। इसके बाद जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, मतलब बीच समुद्र में आप उसको छोड़ोगे वो सुरक्षित नहीं रहेगा जहाज, ठीक है, लेकिन इसके लिए तो वो बना नहीं होता। कहने का मतलब टॉपिक कह रहा है कि जहाज तट पर या बंदरगाह पर सुरक्षित होता है, लेकिन बंदरगाह पर रहने के लिए थोड़ी वो होता है। अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वो बना नहीं होता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी, और ये आखिरी है हमारा, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग वीडियो में। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। ये ऐसा किया इन लोगों ने कि सेक्शन ए में जनरली जो पूछा जाता था वो सेक्शन बी में पूछ लिया है। ये 2022 की बात है, फिर बाद में आगे चल के फिर उसको ऊपर नीचे कर दिया, सेक्शन ए को बी में कर दिया। सो आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना, आपको ये समझना है कि कुछ निबंध आपके अमूर्त टाइप के होंगे और कुछ होंगे आपके रोज़मर्रा की घटनाओं पर आधारित। सो यहाँ पे टॉपिक कह रहा है हमारा कि छप्पर की मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। कहने का मतलब है कि जब मुसीबत हमारे सर पे हो तभी हम कोई काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसीबत आने से पहले हमें तैयारियां कर लेनी चाहिए। ये सीधा सा मतलब है इसका, कोई बहुत रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगा हुआ है। इसके बाद छठवां टॉपिक है, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। कोई कहेगा क्यों नहीं उतर सकते? भाई दोबारा बाहर आना पड़ेगा, अंदर रहते हुए आप दोबारा से कैसे उसमें उतरोगे? आप एक बार तो उतर चुके हो, तो अंदर रहते हुए आप उसमें दोबारा नहीं जा सकते। यहाँ पे ये निबंध का मतलब टॉपिक का सार है। इसके बाद सातवां है, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। अ स्माइल इज द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज। एम्बिग्यूटीज मतलब असमंजस, ठीक है। अब इसमें सबके
अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, सारे व्यक्ति किसी एक ही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, उनकी दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, इसके बाद फिर 8वां और लास्ट, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। सपोज अब ये एग्जामिनेशन की यदि बात हो कि इस क्वेश्चन के आपके 4 विकल्प हैं, तब तो ठीक है कि उसमें से एक सही होगा। लेकिन आपकी लाइफ में मान लो आपके पास 4-5 विकल्प हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, मान लो 4 विकल्प हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 4 में से कोई एक ना एक विकल्प सही होगा ही। हाँ, ये हो सकता है कि कोई कम सही है, कोई ज़्यादा सही है, कोई उससे ज़्यादा सही है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता, ये ज़रूरी नहीं हो सकता कि एक विकल्प हमेशा सही हो। ठीक है ना, या एब्सोल्यूट रूप से सही हो। सो ये निबंध का यहाँ पे टॉपिक का सार है। सो अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो पेपर के एनालिसिस की बात थी, कि हम लोग समझ रहे थे कि ये निबंध का पेपर होता कैसा है यूपीएससी की परीक्षा में। ठीक है, सिविल सर्विसेज परीक्षा में। अब हम समझते हैं कि निबंध होता क्या है, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इत्यादि सारी बातें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि निबंध है क्या। इसके लिए मैंने एक लाइन में एक परिभाषा आप लोग के सामने रख दी है, इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। किसी विषय पर विचारों की सुनियोजित और क्रमबद्ध व्यवस्थित अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति अभी मैंने बताया था सिलेबस में एक शब्द है, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे। तो अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, आप जो कहना चाहते हो वो आपकी अभिव्यक्ति। ठीक है, तो किसी विषय पर विचारों की सुनियोजित और क्रमबद्ध अभिव्यक्ति का नाम ही निबंध है। समझ गए, आपने किसी टॉपिक पे अपने विचार रखे, अगर वो विचार आपने सुनियोजित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके रखे हैं तो वो आपका निबंध कहलाएगा। ठीक है ना। अब एक अच्छे निबंध में कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, यूपीएससी ने 4 बताई थी, मैंने कहा था मैं आपको 7 बताऊंगा। तो एक अच्छे निबंध की 7 विशेषताएं जो मैंने यहाँ पे खोज के लिखी हैं, कुछ बाकी लोग भी आपको बताएंगे, उनमें से कुछ मिल जाएंगी। ठीक है, अब एकदम अलग तो हो नहीं सकती मेरी। सबसे पहली बात तो विषय अनुकूलता। विषय अनुकूलता का मतलब आप निबंध में जो कुछ भी लिख रहे हो वो आपके टॉपिक पे आधारित होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं लिखना है आपको। कि पता लगा आप सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे थे, फिर सोशल मीडिया में एक राजनीतिक एंगल भी आता है, तो अब पता लगा आपका निबंध ऐसा लग रहा है जैसे आपने राजनीति के ऊपर निबंध लिखा है। ठीक है, राजनीति का आप कुछ पक्ष ले सकते हो, लेकिन वो पक्ष तब तक सही होगा जब तक वो सोशल मीडिया पे आधारित है। ठीक ना बात। सो इसको हम कहते हैं विषय अनुकूलता। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है समग्रता। समग्रता का मतलब होता है कि जिस टॉपिक को आपने उठाया है उस टॉपिक के चारों तरफ आपको घूम के जाना है, मतलब कि सभी बातें, सारे आयाम आपको कवर करने हैं। ठीक है, ऐतिहासिक है, भौगोलिक है, या सब कुछ। अभी मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा, लास्ट तक आपको ये 7 विशेषताएं समझ में आ जाएंगी बड़े अच्छे से। मौलिकता। मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी, आपकी जो चीज़ें हैं वो ओरिजिनल लगनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिखा है, कहीं से सुनी सुनाई बातें बोल रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि बातें आपके अंतःकरण से निकल रही हैं। इसके बाद फिर सहजता। सहजता का मतलब आप नॉर्मल बात करोगे, ऐसे नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोप रहे हो। विषय जिस चीज़ की तरफ जाने की डिमांड ही नहीं कर रहा, आप ज़बरदस्ती बात को उधर ले जा रहे हो जहाँ उसका कोई अर्थ नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनती, उसको सहजता कहते हैं। कि आप जैसा विषय मांग रहा है आप वैसे चलते जाओ। इसके बाद फिर कसावट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कसावट का मतलब है जो चीज़ जहाँ होनी है बिल्कुल वहीं होनी है। जितने गिने चुने शब्द में आप अपनी बात सटीक तरीके से कह सकते हो उसको कसावट कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद फिर आता है हमारा प्रभाव उत्पादकता। प्रभाव उत्पादकता मतलब आप जो भी बात बोल रहे हो उसमें कुछ प्रभाव होना चाहिए, कुछ इफेक्ट होना चाहिए। इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने ये एक बात लिखी है, ठीक है, निबंध की परिभाषा। मैं चाहता तो इसको लंबा चौड़ा खींच के लिख सकता था, लेकिन जो लंबा चौड़ा था उसमें से मैंने काट छांट करके आपके लिए गिनती के शब्द ला के रख दिए, और ये इफेक्टिव हो गया कि इतनी सी बात में ही आपको सारी बात समझ आ गई। ठीक है ना, इसको कहते हैं प्रभावोत्पादकता, कि आपके निबंध में एक प्रभाव उत्पादन करने की क्षमता होनी चाहिए। ये हो गई 6, और मैंने बोला था 7, तो 7वीं है हमारी प्रवाह। प्रवाह मतलब फ्लो।
फ्लो कहने का मतलब है बीच में टूटना नहीं चाहिए कड़ी कहीं भी आपकी, कि आप इधर कुछ और दूसरा सीन चल रहा था, पता लगा अगले पैराग्राफ में कोई दूसरा सीन चलने लगा, ऐसे फ्लो टूटना नहीं चाहिए। ठीक बात। सो ये 7 विशेषताएं हैं। अभी यहाँ इनको डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो अब निबंध क्या है ये आप समझ गए। इसके बाद आप देख लो कि निबंध के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, या निबंध लिखने की शैलियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले वर्णनात्मक निबंध, यानी आपको जस्ट वर्णन करना है कि कोई चीज़ कैसी है। जैसे हाथी कैसा दिखता है, आपको वर्णन करना है, तो ये वर्णनात्मक निबंध हो जाएगा। ठीक है। शुरुआत आप करोगे, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव होते हैं, उन जीवों में से कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जीव होता है वो हाथी के तौर पे हमें अभी देखने को मिलता है। और इस तरीके से फिर आप हाथी कई प्रकार के होते हैं समझ गए ना। तो इस तरीके से आप वर्णन कर सकते हो हाथी का। ये तो इंट्रोडक्शन थी जो अभी मैं बोल रहा था। फिर आप धीरे धीरे हाथी के रंग पे आओगे, हाथी की प्रजातियों पे आओगे और बहुत सारी बातों पे आओगे। फिर आप अल्टीमेटली कहोगे कि हाँ, इस तरीके से हम कहेंगे कि ये एक हाथी होता है। ये हो गया उपसंहार। ठीक है। सो ये हो गया तो आपका वर्णनात्मक निबंध। जैसे कुंभ का मेला। ठीक है, अब इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, हाथी वाला पर्याप्त है। इसके बाद हो गया विचारात्मक निबंध। विचारात्मक जो अभी सेक्शन ए में जो आ रहे थे ना, क्या था एक, हर भूला हुआ व्यक्ति गुम नहीं होता, ऐसे कुछ करके। तो उन पे आपको अपने विचार रखने रहते हैं। चिंतन की प्रधानता होती कि आप कितना सोच सकते हो, किन किन दिशाओं में सोच सकते हो। तो जैसे कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर आपको टॉपिक दे दिया, या फिर एक टॉपिक है सतयुग की ओर, तो आपको चिंतन करना रहता है उनमें। ठीक है। इसके बाद होता है भावनात्मक निबंध। एकदम आपकी जो फीलिंग्स होती हैं ना, कूट कूट के भरी होती हैं ऐसे निबंध में। कल्पनाओं की प्रधानता रहती है। इसमें जरूरी नहीं कि आप हर बात तर्क पे आधारित, साइंस के आधार पे रखो, आप कल्पनाओं के आधार पे भी रख सकते हो। ठीक है ना, कि बादल जब उड़ रहे होते हैं तो उनमें हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या फील कर सकते हैं, प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है। इस तरीके से आप सब कुछ बोल सकते हो। इसको कहते हैं भावनात्मक निबंध। जैसे यहाँ पे उदाहरण मैंने लिखा है, यदि मैं एक शिक्षक होता, फिलहाल मैं तो हूँ, आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि काश मैं एक डॉक्टर होता, तो उस पर आधारित आप एक निबंध लिख सकते हो। इसके बाद है व्यंग्यात्मक निबंध, जो मेरा फेवरेट है। व्यंग्य मतलब आप किसी के ऊपर तंज कस रहे हो, टोंट कस रहे हो, उसको कटाक्ष कर रहे हो उसके ऊपर। उदाहरण के लिए जैसे बंदरों की पंचायत। अब नाम सुन के ही आपको एक अजीब सी गुदगुदी हो रही होगी, बंदरों की क्या पंचायत। लेकिन मान लो आपको किसी सरकारी व्यवस्था पर, या किसी भी सरकारी कोई आयोग हो गया, कुछ ऐसे व्यवस्था होगी, उसके ऊपर आपको कुछ तंज कसना है ना, तो बढ़िया से ऐसा कुछ निबंध आप लिखो कि लोगों के सीधा दिल में उतर जाए और मजा भी आए पढ़ने वाले को। उसको कहते हैं व्यंग्यात्मक निबंध। इसके बाद होता है समीक्षात्मक निबंध। ये बड़ा बोरिंग सा निबंध होता है। बोरिंग तो नहीं कह सकते वैसे, और लिखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी फिर भी इसमें आपको एक विषय दिया जाता है, तो आपको विषय के लाभ और हानि वगैरह बताना पड़ता है बस। जैसे कि इंटरनेट। अब इंटरनेट के ऊपर आप इसके सकारात्मक पक्ष बताओ, नकारात्मक पक्ष बताओ। सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया पे बहुत निबंध आ रहा है आजकल, अभी देखे भी हम लोगों ने। तो सोशल मीडिया के लाभ बताओ, सोशल मीडिया की हानि बताओ। इस तरीके से होता है ये समीक्षात्मक। समीक्षा करना मतलब रिव्यू करना किसी चीज़ का, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करना, तो इसको कहते हैं समीक्षात्मक। और भी अलग अलग प्रकार के निबंध हो सकते हैं। और देखो, लेखकों का कोई ठिकाना नहीं, सभी लेखकों की अपनी अलग अलग शैली होती है। कोई किसी तरीके से लिखता है, कोई किसी तरीके से लिखता है। निबंध की जो मूल कसौटी है वो ये है कि वो व्यवस्थित होना चाहिए। आप जिस विषय पे विचार रख रहे हो उस विषय पर टिके हुए आप उस विषय का पूरा जितना अध्ययन आपका हो सकता है, जितनी विचार आपकी श्रृंखला हो सकती है, वो सबके सब आप एक क्रम में पूरा उतार दो, उसको निबंध कहते हैं। तो सबकी लिखने की अलग अलग शैलियाँ होती हैं। फिलहाल यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद निबंध के प्रकार हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निबंध की संरचना। आउटलाइन या रूपरेखा ऑफ एन एसे। सपोज ये एक ऐसे है, ठीक है, ये मैंने इमेज लगाई है, कोई निबंध लिखा नहीं है, बस ऐसे ही कुछ भी लिख दिया मैंने। तो ऊपर आपको जो रेड कलर में दिख रहा है ये इंट्रोडक्शन है। फिर नीचे कुछ ब्लू कलर में है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो इसका कंक्लूजन है, यानी उपसंहार या निष्कर्ष है। बीच में है ये मेन बॉडी, यानी मेन बातें जो आपको कहनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले होता है निबंध का जो पहला हिस्सा होता है वो होता है भूमिका।
और ध्यान रखना है निबंध में ये सबसे पहले लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये मैं आपको सतर्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको कुछ उल्टा भी बताऊँगा इसका। तो जैसे आपका निबंध मान लो 1000 शब्दों का है तो आप 100 से 150 शब्दों में भूमिका तैयार कर सकते हो। ठीक है, भूमिका में क्या क्या होता है, आपको विषय में एंट्री करनी है। अब एकदम से तो किसी से कुछ आप कह नहीं सकते सीधा, थोड़ा अपनी भूमिका दोगे ना, आपको लंबा लेक्चर देना है तो एकदम से तो बात आप शुरू नहीं करोगे, तो थोड़ा कुछ इधर उधर का उदाहरण उठा लिया, कुछ आपने कोई कोटेशन उठा लिया या फिर कोई एक ऐसा थॉट आपने दे दिया, कुछ भी उदाहरण ले लिया। सो इस तरीके से आप विषय में धीरे से एंटर करोगे और लगभग 100 शब्दों में आपका समाप्त हो जाना चाहिए, 100 से 150 शब्द। और जैसे ही आपकी इंट्रोडक्शन समाप्त होने की ओर आती है, एक ही पैराग्राफ में ये होता है। ठीक है, एक या फिर बहुत हुआ तो एक छोटा सा 1-2 लाइन का और दूसरा पैराग्राफ। तो इंट्रोडक्शन में ही आप बताते हो कि आप किस विषय पर बोलने वाले हो, किस विषय पर आप अपने विचार रखने वाले हो। सो ये कहलाता है इंट्रोडक्शन। इसके बाद दूसरा होता है विषय का मुख्य भाग। मुख्य भाग में ही आप अपने अंदर की पूरी भड़ास निकालते हो। ठीक है, जो आपको कहना रहता है। एकदम से किसी को आप कुछ कहोगे उसको बुरा भी लग सकता है या फिर वो अचानक से शॉक्ड भी हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सी भूमिका बनानी रहती है। फिर आप अपनी बातें धीरे धीरे से क्रम से आप रख सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें ये 70 से 80% हिस्से का पूरा मैटर होता है निबंध का, जिसमें विषय के सभी संभव आयाम, पक्ष विपक्ष में तर्क इत्यादि आप रख सकते हो। और जैसे ही आपका ये मुख्य भाग समाप्त होता है तो उसका जो आखिरी पैराग्राफ होता है वो लगभग ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ आ जाए कि हाँ अब आप समाप्त करने वाले हो। ठीक है, समाप्त किया नहीं है, समाप्त करने वाले हो। और जब आप समाप्त करोगे उसको कहते हैं हम निष्कर्ष। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन के बराबर ही होता है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है इसका, ये निबंध की चर्चा का, पूरी चर्चा का सार होता है। और जो सबसे बड़ी बात जो मैं बोल रहा था वो ये कि आपने जिस तरीके से भूमिका शुरू करी थी उसी भूमिका का अंत होना चाहिए ये निबंध आपका, ये निष्कर्ष आपका। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आपका भूमिका आपने कुछ और बांधी थी, निष्कर्ष आप कुछ और दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों में एक बहुत घनिष्ठ संबंध होता है जो आपको समझने की आवश्यकता होगी तैयारी के दौरान। ठीक है, बात तो इतना समझ में आ गया, ये निबंध की बेसिक संरचना होती है। और जब भी आप निबंध को अप्लाई करोगे लिखने के लिए तो आपको उल्टा चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा मतलब आपको निष्कर्ष से मुख्य भाग की ओर भागना पड़ेगा। आप सबसे पहले निष्कर्ष के बारे में चिंतन करोगे, फिर मुख्य भाग, और फिर लास्ट में जब आप लिखने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे तब जाके आपकी इंट्रोडक्शन तैयार होगी। तो आइए समझते कि ये सब होता कैसे। सबसे पहले निष्कर्ष या उपसंहार। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ आपको पहले नंबर पे, आपको लिखना नहीं है पहले नंबर पे, लिखना आपको लास्ट में ही है। आप देख रहे हो यहाँ मैंने बोल्ड कर दिया इसको। तो ये तीसरा नंबर, फिर अभी आएगा दूसरा नंबर, फिर उसके बाद आएगा पहला नंबर। ठीक है, तो आपका जो सोचने का काम है ना वो यहाँ से शुरू होता है। देखो, विषय पर चिंतन करते समय आप सबसे पहले उस विषय पर अपना एक स्पष्ट मत निर्मित कर लें। देखो, जब विषय के ऊपर आपका कोई स्पष्ट अपना मत होगा तभी ना आप उसके बारे में कुछ कह पाओगे। अब विषय के बारे में आपने कोई राय बनाई नहीं है तो आप कैसे प्रस्तावना लिख दोगे, कैसे आप अपने विषय का बीच का मेन कंटेंट मुख्य भाग लिख दोगे, आप क्या तर्क दोगे, क्या आप आंकड़े रखोगे, क्या बताओगे आप, जब आपके दिमाग में ही पता नहीं है, ठिकाना ही आपके दिमाग का नहीं है कि आप उस विषय के बारे में क्या सोचते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप निबंध लिखोगे सबसे पहले आपको निष्कर्ष पे विचार करना पड़ेगा कि मैं आखिर इस विषय के बारे में चाहता क्या हूँ कहना। ठीक है, तो आपको सोचने का काम जो निष्कर्ष का है वो सबसे पहले करना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप जितनी भी चर्चा करो, यानी कि जो मेन भाग आपका होता ना ये आपके निष्कर्ष के आसपास ही होना चाहिए पूरी चर्चा। और जब भी आप निष्कर्ष लिखें तो आशावादी बने रहें, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सब लोग भ्रष्ट हैं, कुछ नहीं हो सकता, ये चीज़ बर्बाद है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे नहीं देना है आपको तर्क। आप कहोगे हाँ ठीक है कुछ कमियां हैं, कुछ इस कारण से हैं, उस कारण से, लेकिन यदि ऐसा करें तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, तो ऐसे आपको आशावादी बने रहना है। अब इसके बाद निष्कर्ष की जो अंतिम कसौटी है, जो क्राइटेरियन है, वो ये है कि उपसंहार पढ़ने के बाद या निष्कर्ष पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को आपका निबंध अधूरा नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि यार कुछ छूट गया, शायद ये चर्चा भी हो सकती थी। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। निबंध में यही कसौटी है। अगर आपका निष्कर्ष इस कसौटी पे खरा उतरता है
तो समझ लो कि एकदम सटीक निष्कर्ष है, कुछ भी उसमें कहने सुनने की फिर गुंजाइश बचेगी नहीं। और फिर समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो निष्कर्ष है वो मूवी के क्लाइमैक्स की भांति समाप्त होना चाहिए। जैसे मूवी में जब लगभग 5-10 मिनट की मूवी बचती है ना, और 10 तो बहुत बोल दिया मैंने, 5 मिनट की लगभग मूवी बचती है, तो एकदम से नहीं शुरू हो जाता कि हाँ गुंडे लोग अलग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं जहाँ उनका लड़ाई वाला सीन होना है या जो भी होना है, हीरो अलग आ रहा है, फिर परिवार वाले अलग आ रहे हैं, सब कुछ सारे जितने किरदार अलग अलग स्टोरी चल रही थी वो सारी स्टोरी एक जगह एक पॉइंट पे आके ख़त्म होती हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आपके निबंध में आपने जितनी चर्चा करी है, जो अलग अलग आपने इतिहास की चर्चा करी, भूगोल की चर्चा करी, आध्यात्म की चर्चा करी, धर्म की चर्चा करी, जातियों की चर्चा करी, सारी चीज़ें आपकी एक जगह आके निष्कर्ष पे जाके समाप्त होनी चाहिए। तो अब निष्कर्ष के बाद हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं मुख्य भाग की। मुख्य भाग मतलब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बीच का भाग। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए? तो मुख्य भाग के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि शब्द सीमा में रहते हुए विषय को जितने अलग अलग क्षेत्रों तक विस्तार आप दे सकते हैं उतना करें। अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आप ये समझ लें कि आपको शब्द सीमा जैसे 1000 से 1200 शब्द हैं, इसको आपका उल्लंघन नहीं करना है। आपको इतनी लिमिट में रहते हुए ही आपको विषय को अलग अलग नज़रिए से देखना है, चारों तरफ क्या क्या हो सकता है उसके संभव आयाम वो आपको देखने। इसके बाद फिर अपने तर्कों को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त उदाहरण भी आपको देने, तथ्य दे पेश करने, आंकड़े प्रस्तुत करने। कहने का मतलब आप जो भी बात कहें उस बात में दम होना चाहिए। यदि आपने बोला है कि कुछ ऐसा ऐसा होता है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि अभी पिछले उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि 1 महीने पहले जो घटना घटी थी, या फिर आप कोई ऐसा सूचकांक निकला है, कहीं से कोई रिपोर्ट जारी हुई है तो आप कह सकते हो कि उस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है इत्यादि। आपको कुछ उपयुक्त तर्क देने पड़ेंगे, तब तथ्य देने पड़ेंगे, तब आपके जो तर्क है वो पुष्ट होगा, सिद्ध होगा। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ बात में दम होनी चाहिए। इसके बाद अति से बचें। कई बार हम बहुत ना इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। यूपीएससी में वो थोड़ा सा कम चलता है। ठीक है, चल जाता है लेकिन थोड़ा कम चलता है। आपके विचारों में जातिवाद, भाषावाद, धार्मिक कट्टरता या किसी विशेष पार्टी या पक्ष का समर्थन या विरोध, ये सब नहीं झलकना चाहिए आपके निबंध में। आप किसी पार्टी का पक्ष लेते हुए या विरोध करते हुए ना दिखें अपने निबंध में। ठीक है, क्योंकि समसामयिक घटनाओं पर आधारित निबंध आपके हो सकते हैं सेक्शन बी में, तो ध्यान रखना इस बात का, अति नहीं करना है आपको। अब इसके बाद जो मैंने आपको बोला कि मैं अलग अलग आयाम आपको दिखाने वाला हूँ, तो किसी विषय के या मुख्य भाग के क्या क्या संभावित आयाम हो सकते वो हम देखने वाले इस स्लाइड में। तो मुख्य भाग में जब हम लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा, पहले निष्कर्ष देखा था, अब हम पहुँचे मुख्य भाग पे, अभी फिर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो मुख्य भाग में जो विषय के संभावित डायमेंशंस या आयाम है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पे 14 की लिस्ट बनाई है, आप देखो उनको एक एक करके। सबसे पहले ऐतिहासिक पक्ष हो सकता है, किसी चीज़ की हिस्ट्री हो सकती है थोड़ी सी, तो हम वो भी लेके चल सकते हैं। दूसरा, आपका विषय भूगोल से संबंधित हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक टॉपिक के 14 डायमेंशंस निकलेंगे, नहीं, हो सकता है किसी के कुछ निकलें, किसी के कुछ निकलें, तो आपके ऐसे 5-6 डायमेंशंस आप निकालोगे, इतने में आपके 1000 से 1200 शब्द हो जाएंगे। तो ऐतिहासिक पक्ष हो सकता है किसी चीज़ का, भौगोलिक पक्ष हो सकता है, इसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष हो सकता है। अब ध्यान रखना जिस क्रम में मैं बता रहा हूँ, जनरली ये क्रम उसी तरीके से होता है। जब आप मुख्य भाग लिखोगे तो ऐसा नहीं कि आप पहले भूगोल की चर्चा करो फिर इतिहास की चर्चा करो, नहीं, ये या फिर वो डिपेंड करता है कि आपने भूगोल को किस हिसाब से लिया है। आप भूगोल का इतिहास बता रहे हो या फिर इतिहास का भूगोल से संबंध बता रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जनरल जो क्रम होता है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए दे दिया है, और मैंने बहुत दिमाग लगाया है इसको क्रम से व्यवस्थित करने के लिए, बहुत काट छाँट करी है, तब जाके आपके सामने ही 14 पॉइंट आए हैं। तो पहले ऐतिहासिक, फिर भौगोलिक, फिर सामाजिक या सांस्कृतिक, इसके बाद आर्थिक या विकासात्मक। सो ये 4 के बाद फिर 5वां आता है पर्यावरण या पारिस्थितिकी। ठीक है, आप विकास की बात करो और पर्यावरण की बात ना करो, पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद फिर आप राजनीति, कूटनीति, सुरक्षा की बात कर सकते हो। फिर आगे आप बढ़ोगे तो धार्मिक और सांप्रदायिक बात, मतलब राजनीति की आप बात करो और उसमें धर्म या सांप्रदायिकता की चर्चा ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेता लोगों ने तो ये, राजनेताओं ने तो ये करके रखा है सब कुछ। इसके बाद धर्म और संप्रदाय की बात हो तो उसमें दार्शनिक या आध्यात्मिक बातें ना हो, ये भी थोड़ा सा संभव नहीं है। इसके बाद फिर
तो यहाँ पे बहुत सिद्धांत दिए जाते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उसको हम विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतरते देखना चाहेंगे कि आप जो बात कह रहे हो साइंटिफिकली सही है कि नहीं है। तो उसके बाद साइंटिफिक आयाम भी हो सकता है किसी विषय का। इसके बाद जब विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान कई बार ऊट पटांग तकनीक भी खोजता रहता है, तो हमें थोड़ा नैतिकता भी देखना रहता है कि ये नियम के हिसाब से, समाज के हिसाब से सही है कि नहीं है। तो नैतिकता की बात आ जाती है उसमें, GS4 की बात। इसके बाद फिर अब जब नैतिकता की बात करते हैं तो उसमें फिर इंसान की भी चर्चा होती है, इंसान की फीलिंग्स की भी चर्चा होती है, इंसान के मनोविज्ञान की, व्यवहार की भी चर्चा होती है। इसके बाद जब हम इंसान की बात करते हैं तो इंसान को नियम कानून में बांध के रखने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए संविधान की चर्चा होती है। और जब संविधान की चर्चा होती है तो उसके आधार पर बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, तो कानूनों की भी चर्चा होती है। अब कानून बनाने अकेले से कुछ नहीं होता, कानून को लागू करने की भी चर्चा होती है, तो प्रशासनिक पक्ष निकल के आता है फिर उसका। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आप कानून की बात करोगे तो प्रशासनिक पक्ष उसके पीछे पीछे चला आएगा, क्योंकि कानून बनाना अकेला सब कुछ नहीं होता, कानून को लागू करना भी मैटर करता है, ठीक है। कानून आप कितना भी अच्छा बना लो, अगर उसको अच्छे से लागू नहीं करोगे तो वो कानून आपका अच्छा नहीं कहलाएगा, ठीक है। सो इतने ये संभावित आयाम मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं जो कि वो डिपेंड करेगा कि आपके निबंध का टॉपिक क्या है, ठीक है, आपने कौन सा विषय चुना है। और एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि एक ही पक्ष, जैसे मान लो भौगोलिक पक्ष निकाला, तो भूगोल में अलग अलग पक्ष भी निकल सकते हैं, जैसे कि आपका शीत कटिबंध में कुछ अलग परिस्थितियाँ होंगी, उष्ण कटिबंध में कुछ अलग होगा, शीतोष्ण में कुछ अलग होगा। तो इस तरीके से भूगोल के भी अलग अलग उप कैटेगरीज निकल के आ सकती हैं, सब कैटेगरीज, ठीक है। सो वो आपको देखना पड़ेगा, बस समझाने के लिए मैंने इतना बता दिया। अब हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है भूमिका या इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे, जो कि हमें सबसे पहले लिखना है, लेकिन इसके बारे में सोचना सबसे बाद में। अब आप देखो ना, आप निबंध के निष्कर्ष पे पहुंच गए कि ठीक है, आप अंत में अपनी ये बात रखोगे। इस बात को रखने के लिए आपने अलग अलग तर्क वगैरह इकट्ठे कर लिए, उदाहरण इकट्ठे कर लिए, अलग अलग आयाम में आप चले गए, तो अब आप निबंध लिखने के लिए तैयार हो। तो जब आप निबंध लिखने के लिए तैयार हो जाते हो, उसी टाइम पे आपके इंट्रोडक्शन की रचना होती है, ठीक है ना बात। सो ये इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन लगभग एक पैराग्राफ में आपका हो जाएगा। इधर से आप शुरुआत करोगे और जो अंत में आपके एक दो वाक्य होंगे, उन एक दो वाक्य में आपको विषय स्पष्ट कर देना है कि आप किस बारे में चर्चा करने वाले हैं अपने निबंध में। दो यहाँ पे कोटेशंस बहुत सटीक बैठते हैं भूमिका के लिए। एक तो वेल बिगन इज हाफ डन, कहने का मतलब अच्छी शुरुआत आपने कर दी तो समझ लो आधा काम हो गया। अच्छी शुरुआत मानी इंट्रोडक्शन आपने अच्छा लिख दिया तो समझ लो आपका आधा काम हो गया। सामने वाला इम्प्रेस हो जाना चाहिए। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, आपने जो स्टार्टिंग में अपनी बात कही है वो एक प्रभाव छोड़ती है सामने वाले के ऊपर, और अगर आप अपना पहला प्रभाव अच्छा दे पाए सामने वाले को तो फिर वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। और शुरुआत में ही आपने बड़ी अस्त व्यस्त सी बातें करी, कुछ इलॉजिकल बातें करी, कुछ कुतर्क दिए, तो सामने वाला कहेगा यार इसको तो सुनना मतलब समय खराब करना, तो फिर वो आपने जो आगे निबंध कितना भी अच्छा लिखा हो वो पढ़ेगा ही नहीं। अब पढ़ेगा ही नहीं तो फिर आपने अच्छा लिखा है कि बुरा लिखा है उसको मतलब ही नहीं होगा उससे। सो जो आपकी भूमिका है, जो आपकी प्रस्तावना है, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं इंग्लिश में, वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है, वो आपके लास्ट इम्प्रेशन के बराबर ही होता है। सो आपको इसको बहुत अच्छे से केयरफुली डील करना है, ठीक है। सो इसमें आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि यह विषय का आरंभिक परिचय होता है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो आपके दिमाग में निष्कर्ष आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है, ठीक है, तभी जाके आपकी इंट्रोडक्शन सही होगी। अदरवाइज पता लगा इंट्रोडक्शन आप इस तरफ लिख रहे हो और निष्कर्ष तक जाते जाते आप इस तरफ मुड़ गए, तो बिल्कुल टूटा फूटा सा लगेगा आपका निबंध, ठीक है। सो ये गलती आपको नहीं करना है। दूसरी बात, शुरुआत कई प्रकार से हो सकती है, मतलब आप जो इंट्रोडक्शन लिखोगे वो आप कोई घटना का उदाहरण ले सकते हो, रोज़मर्रा का कोई उदाहरण ले सकते हो, कुछ प्रसिद्ध कथन या कुछ कविता वगैरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, दोहा वगैरह से शुरू कर सकते हो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो विषय के ऊपर डिपेंड करता है और साथ में आप किस निष्कर्ष पे पहुँचे उस पर डिपेंड करता है कि आप शुरुआत कैसे करोगे, ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना के अंत तक निबंध का विषय पूर्णतः स्पष्ट कर दें। यानी इंट्रोडक्शन कोई व्यक्ति पढ़ता है
मैं इसको यहाँ से करता हूँ। जब इतना किसी ने पढ़ा आपका निबंध, तो इतने में उसको समझ में आ जाना चाहिए कि आप निबंध किस बारे में लिख रहे हो, किस विषय में लिख रहे हो। और इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का मन करे कि अच्छा चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है इसने। ऐसा वाला प्रभाव होना चाहिए इंट्रोडक्शन का, वही इंट्रोडक्शन सफल होता है। ठीक है। सो ये निबंध के हमने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली, कंक्लूजन डिस्कस किया और मेन बॉडी मेन कंटेंट को डिस्कस किया और इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। कहने का मतलब है कि आपको सोचना उल्टा है और लिखना सीधा है। पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर मेन कंटेंट पे जाओगे और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखोगे। ठीक है। सो अभी तक हमने निबंध के स्ट्रक्चर को समझ लिया कि उसमें 3 भाग होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, मेन कंटेंट में क्या क्या लिखते हैं, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया। अब हमें समझना है कि निबंध लेखन की कला को विकसित कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आपने बता दिया कि ये बातें होना चाहिए। हम क्या करें कि हमसे वो सारी बातें बन जाएं वैसे ही जैसी आपने बताई हैं सर। तो उसके लिए हम जैसे 3 चीज़ें स्ट्रक्चर में होती है वैसे ही 3 चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं हम निबंध लेखन की कला, आर्ट ऑफ एसे राइटिंग। इसको आप इस तरीके से समझो कि जो आपका निबंध होता है उस निबंध में आपको टोटल 3 चीज़ें करनी रहती हैं। पहला काम होता है आपका संकलन। संकलन मतलब कलेक्शन, कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए, आपके पास तथ्य आंकड़े सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसी के दम पे तो आप निबंध लिखोगे। तो संकलन में क्या क्या रह सकता है, तथ्य रह सकता है, तर्क रह सकता है, आंकड़े रह सकता है, उदाहरण रह सकता है, कथन, कविता, दोहा, श्लोक वगैरह रह सकते हैं। इसके बाद दूसरा है चिंतन। जब आपके पास संकलन रहेगा ना, तब आप विषय पे चिंतन करोगे। क्या क्या चिंतन कर सकते हो आप? तो आपके चिंतन में शामिल होता है विषय का चयन, कि आप किस विषय पे निबंध लिखोगे। देखो, घर पे भी आप जब किसी टॉपिक पे निबंध लिखोगे तो सबसे पहले आप विषय का ही चयन करोगे ना, कि इसके ऊपर चलो मैं निबंध लिखता हूँ। और एग्जाम हॉल में करोगे तो क्या करोगे, आपको सेक्शन ए में 4 टॉपिक हैं, उन 4 में से आपको किसे चुनना है उसको कहते हैं विषय का चयन। ठीक है। जब आपने विषय को चुन लिया तो उसका विश्लेषण करोगे। आप विश्लेषण करोगे तो विश्लेषण उल्टा चलता है हमेशा। सबसे पहले आप निष्कर्ष पर पहुँचोगे, फिर उस निष्कर्ष के आधार पे आप अपने मुख्य भाग को तैयार करोगे, मेन कंटेंट को, जिसमें आपके तर्क, तथ्य, आंकड़े वगैरह शामिल करोगे। और जब आप निबंध लिखने के लिए तैयार हो जाओगे तब आएगी आपकी भूमिका या इंट्रोडक्शन। फिर आप इंट्रोडक्शन तैयार करोगे, लिखना शुरू कर दोगे। लिखना शुरू करना मतलब लेखन। और ये हमारा तीसरा पॉइंट है ऐसे राइटिंग की आर्ट का। लेखन में क्या क्या शामिल है? लेखन में अनुक्रम। अनुक्रम मतलब कौन चीज़ पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, जो अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट वगैरह बताए थे। प्रवाह मतलब फ्लो रहना चाहिए, कि आपका पिछला पैराग्राफ अगले पैराग्राफ से कनेक्टेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कहीं की बात फिर कहीं कर रहे हो, आप पहले कोई बात करी फिर दूसरी कहीं की बात कर रहे हो आप, ये नहीं होना चाहिए। भाषा शैली मतलब आपकी भाषा की टोन क्या होनी चाहिए, कि आप उसको हास्य या व्यंग्य तरीके से लिख रहे हो, कि आप उसको समीक्षात्मक तरीके से लिखना है आपको, कि क्या लिखना है। जो अभी प्रकार समझे थे हमने, उसको भाषा शैली उसमें शामिल हो सकती है। व्याकरण, व्याकरण निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब जीएस वगैरह में तो ठीक है, लेकिन निबंध के टाइम पे आपको व्याकरण आपकी ठीक रखनी पड़ेगी। और व्याकरण में बहुत सारी चीज़ शामिल होती है, जैसे शब्द चयन हो गया, वर्तनी यानी स्पेलिंग वगैरह हो गया, या वाक्य विन्यास हो गया। शब्द सीमा, जब आप लिखोगे तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कितने लिमिट में आपको लिखना है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें लेखन के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले आपके पास संकलन होना चाहिए अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन का। उसके बाद जब आप लिखने के लिए बैठो तो सबसे पहले चिंतन करना है। चिंतन आपको उल्टा करना है, कि पहले निष्कर्ष को के बारे में सोचना है, फिर मुख्य भाग तैयार करना है, और भूमिका फिर लास्ट में तैयार होगी। इसके बाद जब आप लिखने के लिए तैयार हो तो लिखना शुरू कर दो, और उसके लिए आपको ये चीज़ें शामिल होंगी। तो याद करो इसको, फिर से बोलो, संकलन, चिंतन और लेखन। याद कर लेना इन तीनों चीज़ों को। यदि आपने ये कर लिया ना तो निबंध में आपको 150 से कम नहीं मिलने वाले फिर। तो इन तीनों को हम फिर से डिस्कस करते, पहले संकलन को, फिर चिंतन को, फिर लेखन को। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते संकलन की। संकलन में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? तो क्विक थॉट्स, जब आप पढ़ाई करते हो ना तैयारी के दौरान, तब आपके दिमाग में कुछ नया विचार आ गया तो आप उसको लिख लिया करो। कुछ तर्क है, कुछ समाधान है, कुछ ऐसे आया तो उसको लिखना है आपको। क्विक फैक्ट्स, आपके पास जो करंट अफेयर्स आप कवर करते हो डेली,
उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण डेटा मिल गया, आंकड़ा मिल गया कुछ, तो उसको नोट कर लिया। क्विक एग्जांपल्स, कहीं पे कुछ दंगा हो गया, फसाद हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, या फिर कुछ भौगोलिक घटना, भूकंप, सुनामी, चक्रवात वगैरह कुछ ऐसे आ गया, तो आप उसको भी नोट करते चलें क्विक एग्जांपल्स के रूप में। पता नहीं कैसा निबंध आ जाए और कौन सा उदाहरण आपको काम आ जाए इंट्रोडक्शन में या कहीं और भी। सो ये आपको कलेक्शन करते चलना है तैयारी के दौरान। इसके बाद क्विक कोट्स, कोट मतलब वही कथन किसी महापुरुष का हो गया, कविता हो गया, दोहा हो गया, ठीक है, वो आप कलेक्शन। और इसमें ध्यान रखना थोड़ा सतर्क होके, गलत नहीं करना है कि कथन किसी और का है आप कुछ और लिख रहे हो। ये आपको कंफर्म करके रखना है थोड़ा सा कि ये जो कथन है, जैसे कि महात्मा गांधी का कथन है कि प्रकृति के पास मनुष्य की आवश्यकता के लिए सब कुछ है लेकिन उसके लालच के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये महात्मा गांधी का कथन है, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये उन्हीं का है। ऐसा नहीं कि आप विवेकानंद जी का लिख रहे हो या फिर आप कुछ और लिख रहे हो। ये ध्यान रखना, अगर पता है तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो। सो ये 4 फाइल आपको तैयार करना है। कब तैयार करना है? तो यह काम आप तैयारी के दौरान ही करें। जब आपने पढ़ाई शुरू करी है तभी से शुरू कर दें। और क्या करें, इसके लिए आप एक कोई डिजिटल या फिर फिजिकल नोटबुक बना लें। डिजिटल माने आप कोई नोटबुक वगैरह जैसे गूगल नोट्स वगैरह होता है, तो उस पर आप अपने नोट बना सकते हो। डेली कुछ आपको मिल गया, फ़ौरन मोबाइल खोला, उस पर अपन लिख लिया 1 लाइन 2 लाइन जितना भी है। और वैसा नहीं कर सकते हो तो आप फिजिकल कोई अपनी एक नोटबुक बना लें, उसमें लिख लो। पर इसमें ये रहता है कि मोबाइल आपके हाथ में हमेशा रहता है लगभग। अब नोटबुक में आप नोटबुक को उठाओगे, फिर लिखोगे, मेहनत करोगे, फिर काट छांट भी करना रहता है कई बार, ठीक है। पता लगा कोई तर्क आपको आज सही लग रहा है, 4 दिन बाद वो गलत लगने लगा, तो एडिट भी करना रहता है। इससे बेहतर होगा कि आप डिजिटल नोटबुक एक बना लें और उसमें ये 4 फाइल बना लें अलग अलग खंड में, ठीक है। थॉट के लिए अलग बनाएं, फैक्ट के लिए अलग, एग्जाम्पल के लिए, कोट्स के लिए अलग। तो ऐसा एक संकलन आपके पास होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है। ये हो गई पहली बात निबंध लेखन की कला में। दूसरी बात क्या आती? चिंतन। तो चिंतन में आपको किन किन क्वेश्चंस को दिमाग में रखना है जब आप किसी टॉपिक के ऊपर चिंतन करोगे। क्या दिया गया विषय आपकी समझ में आ रहा है? मतलब जैसे अभी मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा था, तो जो उसमें विषय लिखा था क्या वो आपके दिमाग में पल्ले पड़ रहा है? हो सकता है ना पड़े, तो आपको ये देखना है कि क्या वो समझ में आ रहा है। अगर ढंग से समझ में आ रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पढ़ने के बाद अगर ढंग से समझ में आ रहा है तो ही आप उस पर विचार करें, अदरवाइज दूसरा टॉपिक देखें। फिर चिंतन या सोच विचार के दौरान या थॉट प्रोसेस के दौरान जो आपको अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि अगर विषय आपकी समझ में आ रहा है तो उस विषय पर लिखने में क्या आपको रुचि आ रही है, क्या आपको फेवरेट टाइप का ऐसा लग रहा है। फेवरेट ना हो फिर भी क्या आपका इंटरेस्ट उसमें आ रहा है कि हाँ ठीक है ये ज़्यादा अच्छा है, इस पर मैं लिख सकता हूँ। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप तीसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछें। ध्यान रखना इन तीनों क्वेश्चन को क्रम से पूछना है। आप ऐसा नहीं करना कि इसको पहले सोच रहे हो फिर इसको बाद में, नहीं। पहले विषय आपको समझ आना चाहिए, विषय समझ आ रहा है तो उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, फिर अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर अगला क्वेश्चन पूछें अपने आप से, क्या आपके पास उस विषय पर लिखने के लिए पर्याप्त सामग्री या पर्याप्त जानकारी है, यानी आपका संकलन उसमें ठीक ठाक है कि नहीं है, कलेक्शन। अगर है, ये तीनों बातें अगर लागू होती हैं तो फिर आप अपने फॉर्मूले पे आ जाएं। फॉर्मूला क्या है? उल्टा सोचना शुरू कर दें। उल्टे सोचने में सबसे पहले आप निष्कर्ष तक पहुंचें कि ठीक है जो विषय आपने चुना है उस विषय पे आप अंतिम रूप से अपनी क्या बात कहेंगे वो आप सबसे पहले सोच के रख लें। और रफ काम के लिए जगह दी रहती है आपके आंसर शीट में, तो आप पीछे लिख सकते हो रफ के रूप में, ठीक है। उसके बाद फिर विषय की संक्षिप्त रूपरेखा तैयार करें। रूपरेखा मतलब आपने कंक्लूजन तैयार कर लिया, निष्कर्ष निकाल लिया, फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मैं ये बात लिख सकता हूँ, ये तर्क दे सकता हूँ, ये एग्जाम्पल कोट कर सकता हूँ, इन आंकड़ों का प्रयोग कर सकता हूँ। ऐसे करके आप कुछ कुछ लिख लें थोड़ा सा, उसको कहते हैं रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। और जब आपका कंक्लूजन और रूपरेखा तैयार हो जाए तब फिर आपको पहुंचना है भूमिका के तरफ। तो मान लो ये आपका कंक्लूजन है, ये आपकी मेन बॉडी है, तो इसके ऊपर जानी आपकी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन लिखते समय निष्कर्ष और रूपरेखा, रूपरेखा मतलब ये जो आपने तैयार किया है इसके हिसाब से इंट्रोडक्शन का चयन करें कि आपने जो सब सोचा है उसके हिसाब से सही इंट्रोडक्शन क्या होगा वो तय करें, और ये सबसे बाद में तय होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, इसलिए मैंने बोला है कि जो फॉर्मूला है हमारा वो है उल्टा सोचना।
लिखना सीधा है, सोचना उल्टा है, ठीक ना बात। सो ये हो गया हमारा निबंध लेखन की कला का दूसरा पक्ष, चिंतन, ठीक है। और जब आप अपना उल्टा फॉर्मूला लागू कर लें, उसके बाद पांचवा पॉइंट है, विषय के अनुरूप निश्चित करें कि आपके निबंध की प्रस्तुति कैसी होगी, यानी भाषा की टोन वगैरह इत्यादि आप लिखोगे कैसे। लिखने को कहते हैं हम लेखन, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है, यानी कि फाइनल राइटिंग। फाइनल राइटिंग में अब मैं आपको उन्हीं सातों विशेषताओं को जो मैंने पहले चर्चा करी थी, उन्हीं को मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने बात करी थी विषय अनुकूलता, यानी आप विषय से भटकें नहीं, जो आपको बोला गया है आप उसी विषय के अनुरूप अपनी सारी बातें लिखें, उसको कहते हैं विषय अनुकूलता। इसके बाद दूसरी जो विशेषता है या दूसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है अपने निबंध को लिखते समय, वो है समग्रता। समग्रता का मतलब विषय के सभी संभव आयामों तक पहुंचने का प्रयास करना। जो मैंने आपको 14 की लिस्ट बताई थी ना, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तो जितने अलग अलग क्षेत्र निकल सकते हैं उस विषय के, वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, इसको कहते हैं समग्रता। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका मौलिकता। मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी, यानी कि आप जो भी लिख रहे हो वो सारी बातें आपकी अपनी बातें लगनी चाहिए कि हाँ आपने खुद नहीं लिखी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये तो आपने उस मूवी से कॉपी कर दिया ये डायलॉग, ये तो आपने वहाँ से उठा लिया, ये उस न्यूज़ का या उस नेता का ये आपने ले लिया। जो मूल विचार हैं वो आपके अपने लगने चाहिए, उसको कहते हैं मौलिकता। इसके बाद अगला याद करो क्या था, सहजता। सहजता मतलब विषय जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है नेचुरली, आप वही लिखें। अब मान लो कोई ऐसी बात है जिसका मान लो भौगोलिक पक्ष नहीं निकल रहा, आप ज़बरदस्ती उसको भूगोल तक ले जाने के लिए तुले हो, ठीक है। कोई ऐसा कोई भी टॉपिक हो गया जिसका मान लो धर्म से कोई संबंध ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसको धार्मिक पक्ष में घुसेड़ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। विषय जिस चीज़ की स्वाभाविक रूप से डिमांड करे वही बात आपको लिखनी है, इसको कहते हैं सहजता, ठीक है। सहजता के बाद आती है कसावट। कसावट को थोड़ा ध्यान से समझ लो। अनुक्रम, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, यानी पहले जैसे ऐतिहासिक पक्ष रखना है, फिर भौगोलिक रखना है, फिर सामाजिक सांस्कृतिक रखना है, फिर आपको धार्मिक राजनीतिक रखना है, फिर इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे जो जो निकल के आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक विषय में वो सभी 14 के 14 निकलेंगे, किसी में कुछ रहेगा किसी में कुछ रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि टॉपिक स्वाभाविक रूप से क्या मांग कर रहा है, ठीक है। तो आपको अनुक्रम ठीक रखना है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। शब्द चयन, हल्के फुल्के शब्द ना लें, बिल्कुल जो सटीक शब्द हो, जो बिल्कुल पॉइंट पे चोट करता हो, ऐसे शब्दों को पकड़ें आप। तो जिस तरीके से विषय हो उस तरीके से आपको शब्दों का चयन करना है। इसके बाद वर्तनी, वर्तनी माने होता है स्पेलिंग, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि हम शुद्ध नहीं लिख पाते, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही से पढ़ाई करें। जब आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो ध्यान रखें कि किस शब्द को कैसे लिखा जाता है। वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास का मतलब देखो, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। अब इनको आप हिंदी की ग्रामर में जाकर पढ़ लेना। तो वाक्य विन्यास आप किस तरीके से उचित रहेगा वो आपको चयन करना है। आपकी भाषा की शैली क्या होगी, किस टोन में आप बात करोगे। एकदम आप भावनात्मक निबंध है तो आप कल्पनाओं में खो के बात करोगे, और आपको आलोचनात्मक समीक्षात्मक निबंध लिखना है तो आपकी भाषा शायद थोड़ी खड़ी होगी, सीधी सीधी होगी, ठीक है। सो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है टॉपिक के हिसाब से कि भाषा शैली क्या होगी। और फिर लास्ट, शब्द सीमा, वर्ड लिमिट। 1000 से 1200 कहने का मतलब औसत निकला 1100। इतने में आपका निबंध खत्म हो जाना चाहिए, बहुत आपको आगे नहीं बढ़ना है। इसके बाद फिर छठवां पॉइंट है हमारा प्रभाव उत्पादकता, यानी प्रभाव की उत्पादकता। आपके निबंध में एक प्रभाव होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए। सिलेबस में बोला है ना, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। तो हल्के और प्रभावहीन वाक्य जबरदस्ती ना थोपें। हल्के वाक्य मतलब ऐसा वाक्य आपने लिखा जिसका कोई तुक नहीं बन रहा। अब मैं कोई निबंध अभी लिख नहीं रहा, नहीं तो मैं बता देता आपको कि कौन सा वाक्य, ठीक है। तो ऐसे हल्के और प्रभावहीन वाक्य ना लिखें। ज़रूरत हो तो ऐसा वाक्य लिखें कि बस बिजली दौड़ जाए सामने वाले के दिमाग में, पढ़ने वाले के। उसको कहते हैं प्रभाव उत्पादकता। हर बात में वजन हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। इससे आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद सातवां और आखिरी जो हमारा क्राइटेरिया था इसका, वो था प्रवाह यानी फ्लो। फ्लो का मतलब बीच में से टूटना नहीं चाहिए लिंक। आपने जो बात स्टार्ट करी वो सीधा निष्कर्ष पे जाके ख़त्म होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है
जैसे किसी ने आपका निबंध पढ़ना शुरू किया, अब वो पढ़ता गया, बीच में उसका मन किया कि यार ऐसा करते थोड़ा चाय पी लेते हैं। अगर बीच में उसका चाय पीने का मन कर गया तो समझ लो आपका फ्लो टूट गया। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब उसके दिमाग में दूसरा कोई ख्याल ही नहीं आना चाहिए आपके निबंध के अलावा, जब तक कि वो पूरा निष्कर्ष की आखिरी लाइन तक ना पहुंच जाए। ठीक है, और बीच में आपने कुछ तोड़ मरोड़ करी या कुछ ऐसा किया जिससे उसका ध्यान भटका तो समझ लो कि आपका प्रवाह टूट गया। और अगर ये प्रवाह टूट गया आपका निबंध वहीं पे खत्म। धीरे धीरे करके एक एक चीज को लागू करते करते जैसे ही आप 8-10 निबंध लिखोगे ना, ये सातों बातें लागू हो जाएंगी। और जिस दिन ये सातों बातें आपके निबंध में लागू हो गई तो आप समझ लो कि 150 से ऊपर आपको नंबर या 150 तो एटलीस्ट मिल गए उसमें। सो ये थी हमारी निबंध लेखन की कला, और इसमें तीनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। पहला था हमारा संकलन, दूसरा था चिंतन, और तीसरा ये था लेखन। ठीक है ना? सो निबंध से संबंधित सारी चर्चा हम कर चुके। अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बुक्स क्या होनी चाहिए। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। अप्रोच ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गई होगी, दृष्टिकोण हमारा कि क्या रखना है हमें। सबसे पहले तो चिंतन की प्रवृत्ति का विकास करें। जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना तो रटने पर विश्वास न करें। जो चीज़ें पढ़ रहे हो उस पर थोड़ा दिमाग लगाएं, सोचें। पूरी तैयारी के दौरान जो भी विषय पढ़ें उसमें से निबंध के लिए उपयोगी सामग्री निकालने की कोशिश करें। जैसे आपने कुछ भी पढ़ा तो उसमें आपको दिमाग लगाने की यार ये चीज़ निबंध में यूज़ हो सकती है, तो आप उसको नोट कर लें। वो 4 मैंने नोटबुक बताई ना, क्विक थॉट्स वगैरह, क्विक एग्जाम्पल, क्विक फैक्ट्स, तो उनमें आप नोट करते चलें और चिंतन की प्रवृत्ति डेवलप करें। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक विषय और टॉपिक को एक व्यवस्थित नज़र से देखने की कोशिश करें, आदत डालें। मतलब आप किसी भी विषय को देख रहे हो या उसके बारे में पढ़ रहे हो, जो भी आपके दिमाग में दुनिया भर के विचार आएंगे। कोशिश करो अपने दिमाग को इस तरीके से कंडीशन करने की, आपका दिमाग उसको क्रम में सोचे, उस विषय को, ऐसे नहीं कि कहीं का कहीं कुछ सोचे। जब भी आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो। अगर ऐसा आप कर पाए तो निबंध में फिर आपका जो अनुक्रम है वो ठीक बन जाएगा, कसावट आएगी। ठीक है, इसके बाद फिर विचारों में स्पष्टता रखें। यानी आप सामने वाले को जब कुछ कह रहे हो तो सामने वाले के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो, जरा ठीक से बोलो। जो भी कहें या जो भी तर्क दें उसे सिद्ध करने की क्षमता भी रखें। इसके बाद लास्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ही भांति दूसरों के भी विचार, तर्क, सोच, भावनाएं और मान्यताएं होती हैं। मतलब आप इकलौते नहीं हो इस दुनिया में कि बस आप जो सोच रहे हो वही सब कुछ है। दूसरे लोग भी होते हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, उनकी सोच होती है, उनके अपने तर्क होते हैं। आपको क्या करना है? उनका सम्मान करना है। यदि आप असहमत भी हैं किसी विचार से तो विनम्रतापूर्वक अपनी असहमति दर्ज कराएं, कट्टरता का प्रदर्शन मत करें। ठीक है ना? ये ध्यान रखना थोड़ा सा। विनम्रता मतलब आप कह रहे हो कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो उसको थोड़ा तमीज से बोल दें कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, या जो भी है। ऐसा नहीं कि नहीं तुम बेकार हो, तुम्हारी सब बातें गलत हैं, तुम एकदम कुतर्क करते हो, ऐसे नहीं बोलना है। तो ये हो गया दृष्टिकोण। अब हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। तो रणनीति में सबसे पहले तो मैं आपसे हिंदी मीडियम वालों से तो खुलकर कहूँगा कि 150+ आप टारगेट रखो बेधड़क, और जितनी बातें मैंने बताई हैं उनको अप्लाई करके देखो, आपको 150 के आसपास तो अंक मिलेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो 150+ ही रखना है टारगेट, इससे नीचे नहीं रखना है। अब आपको क्या करना है? प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक निबंध अवश्य लिखें। बड़ा नहीं लिख पा रहे, छोटा सा लिखो, लेकिन लिखो। अलग अलग विषयों पर लिखें। ऐसा नहीं कि एक विषय आपका फेवरेट है बस उसी पे लिखे जा रहे हो, नहीं, अलग अलग विषयों पर निबंध लिखो। इसके बाद टॉपर्स के निबंधों को पढ़ें, उनके एक एक अनुच्छेद का विश्लेषण करें। आप कहोगे टॉपर्स के निबंध मिलेंगे कहाँ? तो अभी मैं आपको एक बुक बताऊंगा, उसमें बहुत सारे आपको अच्छे वाले निबंध मिल जाएंगे। नहीं तो आप इंटरनेट से कॉपी डाउनलोड कर लेना, टॉपर्स की वेबसाइट्स पे डली रहती हैं, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी वालों की भी डली हैं, इंग्लिश वालों की भी डली हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो अभी मैं आपको बुक बताने वाला हूँ थोड़ी देर से, उस बुक में आपके लगभग 101 निबंध हैं। ठीक है, और वो टॉपर्स ने लिखे हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, सबके हैं, तो अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो टॉपर्स के निबंध पढ़ें। मेन बात यह है कि उनके एक एक जो पैराग्राफ ना उसका विश्लेषण करें कि इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या लिखा, फिर अगले पैराग्राफ में क्या लिखा, फिर पिछले में उसके अगले में क्या लिखा, फिर
ये पैराग्राफ इससे लिंक्ड है कि नहीं है, फिर निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे, ये पूरा विश्लेषण करना है आपको। फिर अगला है अपने ज्ञान के क्षेत्र को निरंतर बढ़ाएं। वही मैंने बताया, कलेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, संकलन, ठीक है। फिर कविता, श्लोक, उद्धरण, उदाहरणों आदि के संकलन को समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाएं। अब ये दोनों बातें लगभग सेम लग रही हैं, ठीक है। तो ज्ञान के क्षेत्र को निरंतर बढ़ाएं कहने का मतलब पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा करें, और ये कविता, श्लोक, उद्धरण वगैरह जो बीच बीच में जरूरत पड़ती है, इनका संकलन भी आपका थोड़ा समृद्ध होना चाहिए। इसके बाद फिर भाषा शैली, शब्द चयन और प्रवाह उत्तरोत्तर रूप से बेहतर बनाते रहें। एकदम से आपकी भाषा अच्छी नहीं हो जाएगी, एकदम से आपका शब्द चयन अच्छा नहीं हो जाएगा, और जो फ्लो है, ऐसा नहीं कि आपने शुरू में ही लिखना शुरू किया और एकदम से फ्लो आ गया, बीच में टूटेगा आपका निबंध कई बार, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आएगा। इसको आप उत्तरोत्तर यानी क्रमिक रूप से बेहतर बनाते चलें। जब तैयारी आप 1 डेढ़ साल 2 साल जितने में भी करते हो, और बहुत समय लगता है कई बार तो 2-3 साल जितने भी आप तैयारी के दौरान आप रहते हो, तो अपनी जो भाषा है उसको बेहतर बनाते चलें, ठीक है। इसके बाद छठवां, शब्द सीमा पर पूर्ण नियंत्रण पाने की कोशिश करें। आपको पता रहना चाहिए कि एक लाइन में आपके कितने शब्द आते हैं, या एक पैराग्राफ में आपने कितने शब्द लिखे हैं, या एक पेज जो आप भरते हो पूरा A4 साइज का, उसमें आप कितने शब्द लिखते हो, ये आपको पूरा पता रहना चाहिए, ठीक है। या फिर आपने 5 मिनट लेखन काम किया तो 5 मिनट में आप कितने शब्द लिखते हो, ये पूरा आपको पता रहना चाहिए, तभी जाके आप अपने शब्दों पर नियंत्रण पा सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे फिर गिनोगे कितने हो गए, फिर मेन कंटेंट पे जाओगे फिर गिनोगे कितने हो गए, फिर उसके बाद आगे निष्कर्ष तक पहुंचोगे फिर गिनोगे, और गिनते गिनते मान लो यदि कुछ ज़्यादा हो गए तो क्या करोगे, फिर मिटाओगे बीच में, और मान लो कम हो गए तो क्या बीच में कुछ लिख पाओगे। बेहतर यही होगा कि तैयारी के दौरान ही आपका हाथ इतना सध जाना चाहिए कि लिखते से ही आपको पता चल जाए कि हाँ इतने शब्द हो गए होंगे, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि शब्द सीमा पर पूर्ण नियंत्रण पाने की कोशिश करें। तो ये हो गई रणनीति, और अब अंतिम स्लाइड है। बहुत देर से आप लोग धीरज रखे हुए होंगे। तो अध्ययन सामग्री में केवल आपको एक बुक लगनी है, और इस बुक या इस पुस्तक का नाम है निबंध, सिविल सेवा परीक्षा के लिए निबंध, ठीक है। 101 निबंध है, टॉपर्स के द्वारा लिखे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो निशांत जैन, ये भी वही निशांत जैन जिनको 160 मिले हैं, मैंने बताया था 2014 के जो टॉपर हैं। गंगा सिंह राजपुरोहित, ये भी IAS हैं, सिलेक्टेड हैं, इनकी 33वीं रैंक आई थी शायद। इसमें आपको रवि कुमार सिहाग जिनकी 18वीं रैंक आई थी 2018 में। ये बुक का पीछे वाला हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हो, जिन टॉपर्स ने ये निबंध लिखे हैं उन सब की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हैं, और कौन किस सेवा में गया है, ये सब के सब सिलेक्टेड लोग हैं, ठीक है। इस पुस्तक से आपको एक फ़ायदा ये होता है कि अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण आपको मिलते हैं इनमें निबंध में, ठीक है। एक एक व्यक्ति के 2-2 3-3 निबंध हैं इस पुस्तक में। मुख्य संपादक हैं जो ये 2 लोग हैं, एक निशांत भाई हैं और गंगा सिंह हैं। बाकी ये सहयोगी हैं और इनके, जिन्होंने इस पुस्तक के लिए अपने कुछ निबंधों द्वारा सहयोग किया हुआ है। पुस्तक के बारे में ये मैंने लिखा है, अक्षर प्रकाशन से प्रकाशित होती है ये पुस्तक। निशांत जैन और गंगा सिंह राजपुरोहित ये मुख्य लेखक हैं, और जो अन्य सहयोगी हैं उनकी संख्या टोटल 32 है, ठीक है। तो बहुत यूज़फुल है ये बुक। सो ये था आज का हमारा निबंध का पूरा डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखा पेपर का, कि निबंध का पेपर क्या होता है। हमने देखा कि 2 सेक्शन में पूछे जाते हैं, एक अमूर्त विषय, एक समसामयिक घटनाओं पर आधारित, और 1000 से 1200 शब्दों में आपको निबंध लिखना रहता है। फिर प्रीवियस 3 सालों के हमने निबंध के टॉपिक्स देखे, ऐसे क्या होता है उसको समझा, उसके टाइप क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखा, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग, इसमें मैंने आपको 3 बातें बताई, संकलन, चिंतन और लेखन, ठीक है। इसके बाद फिर अप्रोच, कि आपको क्या सोच के चलना है, क्या लेके चलना है दिमाग में। स्ट्रेटजी, मतलब आपको क्या करना है तैयारी के लिए। और फिर लास्ट में एक बुक बताई मैंने, ठीक है। सो इतना डिस्कशन आज हम लोगों ने किया। सारांश क्या निकला हमारे वीडियो का सार निकला कि सिविल सेवा परीक्षा में निबंध का पेपर भी एक अनिवार्य पेपर है, 250 अंकों का होता है। इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। यह पेपर अभ्यर्थी की समग्र बौद्धिक क्षमता की जांच करता है। समग्र बौद्धिक क्षमता, कितना सोच सकते हो आप,
दिखाओ पूरा, आप इस निबंध में अपनी एबिलिटी, पूरी योग्यता का प्रदर्शन करो। ठीक है, पूरी बौद्धिक क्षमता की जांच करता है ये हमारा पेपर। एक सही रणनीति और अभ्यास से इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, और हिंदी माध्यम के लिए तो ये बहुत यूज़फुल या बेनिफिशियल है ये पेपर। ठीक है, अब अगला जो हमारा लेक्चर आने वाला है उसमें हम क्वालिफाइंग लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश के लिए अलग 2 वीडियो नहीं लाऊंगा, मैं एक ही में निपटाऊंगा दोनों को। क्वालिफाइंग है, फिर भी हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि सबसे पहले तो उन्हीं को देना पड़ता है। तो क्वालिफाइंग पेपर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो आए हैं, क्या उनका पैटर्न वगैरह है। सिलेबस को एनालिसिस कर लेंगे, छोटा सा सिलेबस है उनका भी, निबंध के जैसे ही छोटा सा सिलेबस है। प्रीवियस ईयर 2 पेपर्स को देख लेंगे, एक हिंदी वाले को, एक इंग्लिश वाले को। 3 सालों तक नहीं जाएंगे, बस एक एक पेपर दिखा दूंगा, उसकी अप्रोच और स्ट्रेटजी बता दूंगा, फिर स्टडी मटेरियल कुछ है तो वो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, सो इस तरीके से आज का वीडियो हमारा होता है समाप्त। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें, और लाइक करने का क्या मतलब होता है मैं आपको एक वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है ना, और चैनल को किस तरीके से मदद मिलती है एल्गोरिथम को, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो वीडियो को लाइक करके ही जाना है। जो सब्सक्राइबर्स लोग हैं उन लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, नए लोग हैं तो अगर उनको पसंद आ रहा हो कंटेंट तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ क्वेरी वगैरह हो आपकी तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, आपके स्टेटस पे डालना है, मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाना है आपको। और जो प्लेलिस्ट है, जो नए लोग हैं जिन्होंने सेव नहीं करी, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना ताकि आपको वीडियो को इधर उधर से कहीं ढूंढना ना पड़े। मान लो यूट्यूब आपको रिकमेंड नहीं कर रहा है तो ठीक है, तो प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।